हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है ना इसका सही नाम रहेगा हमारा। अच्छा, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ये तो चलो ठीक है, हमें समझ में आता है, लेकिन एक बात और याद रखना कि ये है क्या सर। ये ना पता है इस तरीके का एक ना इन्होंने एक ई बनाया, उल्टा ई जैसा सा एक सिस्टम, माफ करना, उल्टा ई बनाया इन्होंने, उल्टा ई, ठीक है ना, इस तरीके का इन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसमें ऐसे इन्होंने ना वर्टिकल प्लेट लगाई है। ये 3 वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेट होगी और 2 वर्टिकल प्लेट हो, एक ऐसे वर्टिकल प्लेट होगी ये वाली तो, और ये वाली हॉरिजॉन्टल प्लेट होगी ऐसे ऐसे। ये नदियों पे लगाया जाएगा, नदियों के जहाँ पे मोड़ वगैरह होते हैं ना वहां पे लगाया जाएगा, जिससे क्या नदी का कटाव ना हो। नदी का कटाव नहीं होगा तो इससे क्या मृदा अपरदन नहीं होगा, मिट्टी का अपरदन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि जो सॉइल में कमजोरी आती है, जैसे मान लेते हैं कि मिट्टी है और टूट के कहीं बह जाएगी तो फर्टिलिटी में धीरे धीरे कमजोरी आती है, उस चीज को रोकने के लिए ये काम किया गया है हरियाणा के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने। ये कहाँ पे पड़ती है सर जी? ये यूनिवर्सिटी पड़ती है हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ती है, महेंद्रगढ़ के पाली में पड़ती है ये यूनिवर्सिटी, ये याद रखना आप लोग, महेंद्रगढ़ के पाली में है। और इसी यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी सर? साल 2009 में हुई थी। इस यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम क्या है? इस यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम है प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार, ठीक है ना, प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जो है ना वो है इसका नाम, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना, प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जो है ना वो है इस यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम है, ये बात याद रखना आप लोग, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद करने वाला। और बाकी ऑप्शन में क्या है सर? चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो देखो अगर मैं एचएयू की बात करता हूं तो ये पहले ना पीएयू का पार्ट होती थी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो ना इसका पार्ट होती थी। और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पार्ट तो थी, लेकिन इस यूनिवर्सिटी के जो आपके याद करना क्या क्या कहते हैं, इस यूनिवर्सिटी के हमारे पास में जो वीसी हैं उनका नाम क्या है? BR कंबोज है, ठीक है ना, BR कंबोज, BR कंबोज जो है ना इस यूनिवर्सिटी के वीसी हैं। और इस यूनिवर्सिटी के जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी सर? 2 फरवरी को हुई थी, 2 फरवरी 1970 को जो है ना इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। और इसके अलावा जो है ना आपका और क्या इंपॉर्टेंट है सर? और इंपॉर्टेंट ये आता है हमारे पास में कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ये एक्ट 1956 के तहत स्थापना हुई थी, पर किसने की थी? भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति जिनका नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद, ये याद रखना आप लोग। और एक बात और याद रखना है आप लोगों को कि इस यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम क्या है अभी? तो सोमनाथ सचदेवा है, सोमनाथ सचदेवा, सोमनाथ सचदेवा जो है ना वो इस यूनिवर्सिटी के वीसी है करंट में। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी CDLU यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पे पड़ती है सर? ये यूनिवर्सिटी पड़ती है सिरसा के अंदर पड़ती है, ठीक है ना, अजमेर सिंह इसके वीसी का नाम है। साल 2003 में जो है ना इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी आपकी, साल 2003 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी आपकी, ठीक है। चलो सर, अगला सवाल आपके पास में कौन सा है कि हरियाणा राज्य राजभवन एक दृष्टि नामक कॉफी टेबल बुक का अनावरण किसने किया है? हु अनवील्ड अ कॉफी टेबल बुक टाइटल हरियाणा राजभवन एक दृष्टि? हरियाणा राजभवन एक दृष्टि नाम की किताब है ना वो किसने लॉन्च की है? बंडारू दत्तात्रेय ने की है, अनिल विज ने की है, या श्रुति चौधरी ने की है, या सावित्री जिंदल ने की है? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर है हरियाणा के राज्यपाल जी के द्वारा एक किताब का अनावरण किया गया है। ये है क्या सर किताब? इस किताब का मतलब यही आता है सीधा सा आपका कि इसमें हरियाणा का ज्योग्राफी, हरियाणा का कल्चर, हरियाणा का जो आपका कल्चर के अलावा हरियाणा का जो हिस्टोरिक पार्ट है, इन सभी को शो किया गया है इस बुक के अंदर। एक तो छोटी सी बात है ये। अनिल विज हरियाणा के परिवहन डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, ठीक है ना, ये हरियाणा के परिवहन डिपार्टमेंट और के साथ साथ जो है ना वो बिजली डिपार्टमेंट को भी संभाल रहे हैं, ठीक है ना, बिजली डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं ये। और श्रुति चौधरी जो है ना ये हरियाणा के अंदर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है इनके पास में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय जो है ना वो है इनके पास में, ये याद रखना है आप लोगों को। और अभी एक बात और याद रखना, इस डिपार्टमेंट के अंडर, इस डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम की योजना जो ना इसी के अंदर ही आती है। जो योजना स्टार्ट कब हुई थी? जो योजना 22 जनवरी 2015 को जो है ना वो स्टार्ट हुई थी। और कहाँ से स्टार्ट हुई थी सर जी? वो स्टार्ट हुई थी हरियाणा के पानीपत से स्टार्ट हुई थी, पानीपत से। जो किसने स्टार्ट की थी? भारत के PM ने स्टार्ट की थी, प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट की थी ये योजना, ये याद रखना आप लोग। सावित्री जिंदल जो है ना ये अभी रिसेंटली हिसार जिले से विधायक बनी है, ठीक है ना, हिसार जिले से विधायक बनी है ये, हिसार जिले से
विधायक बनी है ये, हिसार जिले से विधायक। पर ये याद रखना कौन सी पार्टी से बनी है। वैसे तो इनके पास में कोई पार्टी नहीं थी, जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा था ना तब तो कोई पार्टी नहीं थी, मतलब ये निर्दलीय विधायक बनी है एक्चुअली, ठीक है ना, राधे राधे बेटा। लेकिन अब ये वर्तमान में बीजेपी में शामिल हो गई है और देश की सबसे अमीर महिला है ये, ठीक है ना, देश की सबसे अमीर महिला, देश की सबसे अमीर महिला है ये, अमीर महिला, देश की सबसे अमीर महिला है ये, याद रखना आप लोग कौन, सावित्री जिंदल। चलो नेक्स्ट हमारे पास में सवाल आता है कि हरियाणा में पराली जलाने की समस्या को निपटाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। विच स्कीम हैज बीन लॉन्च टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टबल बर्निंग इन हरियाणा। आप सबको अच्छे से पता है कि पराली हरियाणा और पंजाब इन दो राज्यों के अंदर जलाई जाती है, और मतलब पराली एक्चुअली चावल इनमें बहुत होते हैं, तो चावल होने के बाद में क्या है कि जो भूसा बच गया उसको पराली कहते हैं। पराली जलाने की समस्या से सबसे बड़ा ये होता है कि एक्चुअली AQI लेवल है ना वो बढ़ जाता है। AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, इसमें चेंजेस आ जाते हैं। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स में चेंजेस आते हैं, इसका मतलब क्या है सर कि ये बहुत बढ़ जाता है, पॉल्यूशन बहुत हो जाता है, वायु प्रदूषण जो है ना उसका एक चरम सीमा आ जाती है। वायु प्रदूषण की एक चरम सीमा आ जाती है तो चलो बात ठीक है, समझ में आती है हमें, लेकिन उसको किसान पराली ना जलाए, किसान पराली ना जलाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो किसान पराली ना जलाए उसके लिए जो है ना एक्चुअली एक योजना चलाई है सरकार ने, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका स्टेट स्पेसिफिक स्कीम। ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना, स्टेट स्पेसिफिक स्कीम है आपकी यहाँ पे, यानी कि राज्य विशिष्ट योजना के नाम से इसको जो है ना जाना करते हैं हम लोग। अब राज्य विशिष्ट योजना के नाम से इसको हम जानते हैं, इसका मतलब ये है आपका कि एक राज्य के अंदर, ठीक है ना, एक राज्य के अंदर एक बात याद रखना है आप लोगों को कि मान लेते हैं कि पराली को जलाने से रोक कैसे सकते हो, या तो कहते हैं उनके ऊपर फाइन लगा दो आप, या एक काम करो जो पराली नहीं जला रहा उसको इनाम दे दो। भाई इस तरीके से ही पराली जलाने से रोक सकते हैं ना, तो और तरीका क्या होगा। ऐसे ही स्कीम जो है ना लॉन्च की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। हरियाणा विधानसभा के अंदर जो ना 21वें अध्यक्ष कौन बने हैं, मतलब विधानसभा के स्पीकर कौन बने हैं ये, तो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर अभी हाल ही में कौन बने। आप साथ के साथ में आंसर देते रहिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, मतलब आप क्लास में मन भी लगा रहेगा, फटाफट आप आंसर कर सकते हैं, आपको जो ठीक लगे ABCD जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप साथ के साथ में आंसर जरूर करते रहिएगा, है ना, तो इससे थोड़ा अंगेजिंग बनेगी क्लास भी अपनी। तो 21वें अध्यक्ष कौन बने हरियाणा के, तो इनका नाम क्या है, हरविंदर कल्याण जो है ना इसका सही आंसर रहेगा सर, हरविंदर कल्याण। हरविंदर कल्याण जो है ना ये अभी 21वें अध्यक्ष बने हैं, और कृष्ण मिड्डा साहब जो है ना ये उपाध्यक्ष बने हैं। अच्छा, हरियाणा विधानसभा में पहले अध्यक्ष कौन थे, तो हरियाणा विधानसभा में जो है ना वो पहली अध्यक्ष, पहली महिला थी ना एक्चुअली, इसलिए लिख रहा हूं मैं, पहली अध्यक्ष जो है ना हरियाणा विधानसभा के अंदर, उनका नाम क्या है सर, उनका नाम था श्रीमती सन्नो देवी, ठीक है ना, सन्नो देवी, सन्नो देवी, ये याद रखना आप लोग, सन्नो देवी। ये किसी भी राज्य में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ये याद रखना आप लोग। एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्या, कि किसी भी राज्य में, ठीक है ना, किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य में पहली महिला, किसी भी राज्य में पहली महिला, किसी भी राज्य में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी विधानसभा की, किसी भी राज्य में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी किसकी सर, विधानसभा की। किसकी अध्यक्ष बनी थी सर, ये विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी किसी भी राज्य के अंदर, इसको याद रखना आप लोग। अच्छा, हरियाणा में सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्ष रहे थे जिनका नाम था राव बीरेंद्र सिंह, ठीक है ना, कुछ ही दिनों के लिए रहे थे वो, राव बीरेंद्र सिंह जी, ठीक है। अच्छा, राव इंद्रजीत सिंह ये गुरुग्राम से सांसद है, ये याद रखना आप लोग। ये कहां से सांसद है सर, गुरुग्राम से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और इनकी बेटी जो है ना, इनकी बेटी अभी अटेली से चुनाव जीती है, जिनका नाम क्या है, आरती राव, आरती राव। और आरती राव के पास में हरियाणा का एक डिपार्टमेंट भी आ गया है, मंत्रालय भी दे दिया इनको, और वो कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है इनको, स्वास्थ्य मंत्रालय जो है ना इनको डिपार्टमेंट दिया गया है, ये याद रखना आप लोग, स्वास्थ्य मंत्रालय। और यानी कि एक इनके पास में आयुष मंत्रालय भी है हरियाणा का। हेल्थ डे कब मनाते हो आप लोग, तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो है ना आप लोग सेलिब्रेट किया करते हो 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया करते हो, 7 अप्रैल को। पहली बार ये 1950 में सेलिब्रेट किया गया था। क्यों मनाते हैं 7 अप्रैल को ही, क्योंकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है ना वो 7 अप्रैल को ही हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इथोपिया के रहने वाले टेड्रोस अधानोम गेब्रियसस, टेड्रोस अधानोम गेब्रियसस वो इसके चेयरमैन है, मतलब डायरेक्टर जनरल है, कह दो DG है वो इसके।
रणबीर गंगवा साहब जो ना पिछली विधानसभा में, यानी कि जो 14th नंबर की विधानसभा थी ना, उसके अंदर हरियाणा के उपाध्यक्ष थे ये, ठीक है ना, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष थे ये, ठीक है ना, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष थे ये पिछली विधानसभा में। इस बार भी जीते हैं ये। इस बार कहां से जीते हैं? बरवाला विधानसभा से जो ना इस बार भी जीत के आए हैं ये। इनके पास में एक डिपार्टमेंट भी आया है अभी, और कौन सा डिपार्टमेंट आया इनके पास में? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इनके पास में आया है अभी, लोक निर्माण विभाग, यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है ना आपका, वो इनके पास में आए हैं, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अगला सवाल आपके पास में कौन सा आता है कि हरियाणा में परिवहन मंत्री किसे बनाया गया? ये तो मैंने अभी बता ही दिया है आप लोगों को किसको बनाया गया है, ये अनिल विज साहब को बनाया गया है। हरियाणा सरकार ने लड़कियों और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए किस नाम से एक रेडियो स्टेशन का प्रसारण स्टार्ट किया है? रेडियो स्टेशन का प्रसारण जो है ना स्टार्ट किया है अभी किस नाम से? हरियाणा गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ ब्रॉडकास्टिंग अ रेडियो स्टेशन विद विच नेम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन। गर्ल्स एंड वुमेन के लिए जो है एक रेडियो स्टेशन स्टार्ट किया है। कौन सा सर जी? मारी छोरिया रेडियो स्टेशन, मारी लाडो रेडियो स्टेशन, बेटी बचाओ, ठीक है ना, ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रेडियो स्टेशन, बेटी पढ़ाओ और बेटी अपनाओ रेडियो स्टेशन। तो एक्चुअली इसका ठीक आंसर रहेगा मारी लाडो रेडियो स्टेशन। मतलब इसका क्या है सर? मारी लाडो रेडियो स्टेशन, मारी लाडो रेडियो स्टेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे रेडियो के ऊपर ना महिलाओं को, कुछ महिलाओं से संबंधित बातें, भाई डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है। एक्चुअली इसके अलावा जो है ना आपका आप ये भी समझ सकते हो कि इसके महिलाओं के पोषण से संबंधित, महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित, उनके एजुकेशन से संबंधित, परिवार से संबंधित, उन सभी से संबंधित इस पे जो है ना वो जानकारी, लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो के संबंधित है, वो बहुत सारी ऐसी वुमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम है इसके ऊपर चलाए जाएंगे, आपके चलाए भी गए हैं। एक लिंगानुपात से रिलेटेड कार्यक्रम हो भी चुका है, वैसे आरती राव ने ही चलाया था, ये बता देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। ये कार्यक्रम स्टार्ट किसने किया था? अभी आरती राव जो है ना, आरती राव, उनके द्वारा ही ये कार्यक्रम को शुरू किया गया था आपका ये वाला, ठीक है। हरियाणा में अब नौकरी में एससी वर्ग के 20% आरक्षण में से, एससी वर्ग शेड्यूल कास्ट के अंदर 20% आरक्षण में कितने परसेंटेज कोटा एससी के 36 वंचित जातियों को भी मिलेगा? मतलब पता है क्या है? कोटे में भी कोटा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब कोटा देने वाला हरियाणा राज्य भारत का पहला राज्य बना है। किसी भी राज्य में ऐसा स्कीम नहीं है कि सब कोटा कुछ दिया गया हो, तो सब कोटा हरियाणा राज्य दे रहा है, ये याद रखना आप लोग। और इसका ठीक आंसर है 10%, 36 बिरादरियों को जो है ना, 36 वंचित जातियों को मिलने वाला है ये कोटा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव बता दिया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार साल 2023 में हरियाणा को किस श्रेणी में पहला स्थान मिला है? इन विच कैटेगरी हरियाणा गोट फर्स्ट प्लेस इन द नेशनल वोटर अवार्ड? तो नेशनल वोटर अवार्ड में हरियाणा राज्य को जो अवार्ड मिला है ना, वो मिला है सर्वश्रेष्ठ इंडस्ट्री के मामले में, ठीक है ना, सॉरी, सर्वश्रेष्ठ इंडस्ट्री यानी कि बेस्ट इंडस्ट्री कैटेगरी जो है ना, इसके अंदर ये नाम मिला है, ये याद रखना आप लोग। अच्छा, एक चीज आपको और याद रखनी है इसके अंदर, क्या कि ओवरऑल इसके अंदर सबसे बेस्ट अवार्ड किसे मिला है? तो ओवरऑल इसमें से जो है ना वो उड़ीसा राज्य को जो है ना वो बेस्ट अवार्ड मिला है, ये याद रखना आप लोग। उड़ीसा राज्य को ओवरऑल बेस्ट मिला है और हरियाणा राज्य को बेस्ट इंडस्ट्री अरावली इंडस्ट्री है हरियाणा की एक, उसको मिला है ये अवार्ड, वैसे बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सबको पता है, नायब सिंह सैनी बने हैं। एनीमिया मुक्त अभियान जो है ना, उसमें हरियाणा का रैंक क्या है? हरियाणा का 5वां रैंक है। एनीमिया का मतलब है कि खून की कमी होना, खून की कमी से जो रोग होता है ना, उसको आप लोग एनीमिया कहा करते हैं। तो उसमें हरियाणा का 5वां रैंक है, ये याद रखना आप लोग। केंद्र सरकार ने, आज की क्लास में मैं टोटल आपको यहाँ पे जो है ना अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से तसल्ली से समझते सुनते रहना इनको, ठीक है ना। तो केंद्र सरकार ने गेहूं का एमएसपी बढ़ा के कितने रुपए क्विंटल कर दिया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द एमएसपी ऑफ व्हीट हाउ मेनी रुपीज पर क्विंटल? एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जो किसानों से जिस रेट पे एटलीस्ट कम से कम इतने रेट पे तो फसलें खरीदी जाए ही जाए, उसका रेट अब जो है ना 2400-2500 रुपए पर क्विंटल कर दिया है एमएसपी बढ़ा के। बहुत ज्यादा तो देखो बढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि एक बात और याद रखना है डियर हमारे पास में, कि ये आपका बेसिकली क्या है, खाद्यान्न फसल है।
प्रतिज्ञा बैच में लाइव नहीं बेटा, मैं रिकॉर्ड करके क्लास डालता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का यही रहता है उसके अंदर कि सर रिकॉर्ड करके क्लास दीजिए। मैंने 2-3 दिन क्लास लाइव ली थी, पर बच्चे उसमें ज़्यादातर लाइव के लिए मतलब आ नहीं पाए थे, समय एक्चुअली मिसमैच हो जाता है तो करके, क्योंकि मैं बहुत लेट फ्री होता हूँ रात को, तो करके मैं रिकॉर्ड करके क्लास को उसमें अपडेट कर देता हूँ। तो कंटेंट से खैर आपको वास्ता होना चाहिए, ज़्यादातर आप 2x की स्पीड पे देखो चाहे वैसे ही देखो, आपको मैं रिकॉर्ड करके प्रोवाइड कर देता हूँ उसके अंदर, ठीक है ना। कभी बीच में लाइव लेने, जैसे करंट अफेयर वगैरह या कुछ लाइव लेने का रहा तो मैं नोटिफाई तो कर देता हूँ, पर ज़्यादातर लोग हैं कोई ना कोई जॉब में है, कोई दिन में अपना कोचिंग में रहता है, या मैं रात को लेट नाइट को फ्री होता हूँ तो नहीं पाते, तो समय मिसमैच रहता है, दैट्स वाई। तो जो मेरे विद्यार्थी है वो कंटेंट के लिए मेरी वेब पे आ जाना, ये बाकी चीज़ें ऐसे मतलब प्रॉपर क्या है कि मैं लाइव सेगमेंट नहीं दे पाता हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। यहाँ यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा लाइव नहीं आ पाता हूँ, आप भी देख पाते होंगे, है ना। 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड में पवन मल्होत्रा को किस हरियाणवी फिल्म के लिए बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है? बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है फौजा के लिए, ठीक है ना, फौजा के लिए मिला है। ऑप्शन नंबर 3 जो है सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। फॉर्ब्स की रिपोर्ट इंडियाज 100 रिचेस्ट 2024 के मुताबिक कौन हरियाणा का सबसे अमीर महिला है? सावित्री जिंदल, ये तो सर ने अभी आपको बताया ही था, सावित्री जिंदल, ठीक है। वुमेन्स T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी हरियाणवी कौन बनी है? सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है सर? शेफाली वर्मा बनी है। वुमेन्स T20 100 रिचेस्ट मतलब 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी जो है ना कौन बनी है? ये शेफाली वर्मा बनी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कितनी महिला, देखो ऐसा है कि पिछला जो चुनाव हुआ था ना उसके अंदर कितनी महिलाएं चुन के आई थी? पिछले चुनाव के अंदर महिलाएं चुन के आई थी टोटल मतलब 13वीं विधानसभा में 13 चुन के आई थी, जो सबसे ज्यादा थी। इस बार वाले में भी सेम ही आंकड़ा हुआ है, इस बार वाले भी 13 ही विधानसभा है, मतलब 13 भी महिला है ना वो चुन के आई है, ये याद रखना आप लोग। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कुल कितने परसेंटेज वोटिंग हुई है? तो इस बार विधानसभा चुनाव में टोटल परसेंटेज वोटिंग कितनी हुई है? 67.9% वोटिंग हुई है। 5 अक्टूबर को इलेक्शन हुए थे, याद रखना आप लोग। 8 अक्टूबर को रिजल्ट आया था। 67.9% वोटिंग हुई है, ये याद रखना आप लोग। सबसे ज्यादा रक्तदान शिविर लगाने के लिए किस हरियाणवी का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है? सबसे ज्यादा ब्लड डोनेशन कैंप लगाने के चलते हुए कपिल किशोर का नाम जो है ना वो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया गया है। आई मीन ऑप्शन नंबर 2 जो है ना इसका बिल्कुल ठीक है। मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस के तौर पे शपथ ली है हरियाणा के कैथल के रहने वाले हैं, जिनका नाम है जस्टिस सुरेश कुमार कैथ। हरियाणा के कैथल के रहने वाले जस्टिस सुरेश कुमार कैथ, इस सवाल का ठीक रहेगा। थोड़ा रैपिड फायर में सेशन को रख रहा हूं ताकि थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन है ज्यादा कवर करवा पाऊंगा आपको मैं, ठीक है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कितने शिक्षक विश्व के जो शीर्ष वैज्ञानिकों की लिस्ट में शामिल हुए हैं? तो हरियाणा के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के टोटल 12 ऐसे शिक्षक है, मतलब टीचर है। हाउ मेनी टीचर ऑफ हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ टॉप साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड? टोटल 12 टीचर हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, एक बात है। दूसरी बात ये याद रखना है आप लोगों को कि हरियाणा में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो एक ही है, टंकेश्वर कुमार उसके वीसी है। हरियाणा का एक वीसी है, जीजेयू यूनिवर्सिटी के वीसी है, जिनका नाम है प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई। वो दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों में उनका नाम शामिल हुआ है। तो ये 2-3 चीज याद कर सकते हो आप। अभी MMA मैच हुआ था आपका, इसके अंदर संग्राम सिंह जो है ना ये मेल रेसलर बने हैं भारत के, मतलब हरियाणा के तो पहले बने हैं, फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर है जो कि इन्होंने जो मुकाबला जीते हैं ये। तो हरियाणा के भी पहले और भारत के भी पहले रेसलर बने पुरुष पहलवान जो कि इसको जीता है, ये याद रखना आप लोग। पहले वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। हरियाणा सरकार ने किन पर 1 साल के लिए प्रतिबंध जो है ना बढ़ा दिया है? रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द बैन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बाय 1 ईयर। 1 साल के लिए बैन बढ़ा दिया है। पहले भी बैन था गुटखा और पान मसाला पे, और बैन ये लगातार जारी है। वैसे तो प्रैक्टिकली तो मुझे खास दिखता नहीं है कि कोई खास बैन है क्या, हर कोई गुटखा पान मसाला खाए जा रहा है, लेकिन थ्योरेटिकली देखा जाए तो पिछले साल भी बैन था, इस साल भी कहते बैन ही है और चल ही रहा है। शिपिंग मंत्रालय ने किस हरियाणवी खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शिपिंग मंत्रालय जो हमारा शिपिंग डिपार्टमेंट है, उन्होंने अभी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसको? मनु भाकर को।
अगर आपको याद हो तो मनु भाकर अभी रिसेंटली जो ओलंपिक हुए थे, मैंने ओलंपिक का एक शॉर्ट वीडियो डाल रखा है, आपने अगर नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लेना। मनु भाकर ने वहां पे मेडल जीता है, 2 मेडल जीते हैं आपको पता हो तो। एक तो 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर सिंगल इवेंट में, एक मिक्स इवेंट में जीता था उन्होंने, सरबजोत अंबाला के जो रहने वाले उनके साथ में मिलके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक मिक्स्ड में ब्रॉन्ज मेडल जीता, एक सिंगल में जीता, 2 मेडल जीता है लड़की ने। तो इनके फादर साहब जो है ना इस शिपिंग डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं, तो करके ही इनको शिपिंग डिपार्टमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कौन ऐसे हैं जिनको 5वीं बार वर्ल्ड के टॉप 2% वैज्ञानिकों के लिस्ट में शामिल किया गया है? तो मैंने अभी तो बोला था तुम्हें, ये नरसिंह बिश्नोई साहब जो है ना, जो कि जीजेयू यूनिवर्सिटी के वीसी है, इनको शामिल किया गया है अभी हाल ही में। हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने वेरिएबल जो डिजास्टर इमरजेंसी कम्युनिकेशन डिवाइस को विकसित किया है? साइंटिस्ट ऑफ विच यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हैव डेवलप्ड वेरिएबल डिजास्टर इमरजेंसी कम्युनिकेशन डिवाइस? जीजेयू ने किया है, जिससे डिजास्टर जितने भी, मतलब आप समझ के चलो कि जो आंधी तूफान या किसी तरीके का आपका जो नुकसान पहुंचाने वाला डिजास्टर आए, उसकी इमरजेंसी से पहले ही अलर्ट कर ले या उसमें कम्युनिकेट भी कर पाए, तो उसके लिए जीजेयू यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है, वैज्ञानिक है, मतलब साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको डिजाइन किया। जीजेयू की स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1995 को हुई थी, ये भी याद रखना आप लोग। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, यानी कि इसको कहा करते हैं आप लोग एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन जो है ना, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसके अध्यक्ष बनाया गया है अभी हाल ही में राजेश वर्मा साहब को बनाया गया है, ये याद करना है डियर आप लोगों को, ठीक है। किस हरियाणवी का नाम देश में सबसे ज्यादा रक्तदान शिविर लगा? ये तो रिपीट हो गया है, ठीक है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की जगत सुख चोटी पर किस हरियाणवी ने, पर्वतारोही ने तिरंगा फहराया है? तो पर्वतारोही जगत सुख चोटी पे तिरंगा फहराया है मीनू कालीरामन ने। सी ऑप्शन सही है, अच्छा सवाल है, एक्सपेक्टेड है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। आयुष्मान भारत के तहत अब किस एज ग्रुप के लोगों का फ्री इलाज होने वाला है? 70+ एज ग्रुप। मतलब देखो क्या है कि वैसे तो जिनकी इनकम सालाना 1,80,000 तक है ना, उन लोगों का सालाना 5 लाख रुपए तक का पर पर्सन इलाज फ्री होता है, जिसको हरियाणा में चिरायु योजना के नाम से जानते हैं। है तो योजना वही, बस नाम थोड़ा अलग है। लेकिन अब जो 70+ एज ग्रुप है ना, उसका भी इलाज फ्री होने वाला है। उनका कोई एज वो नहीं देखा जाएगा कि वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, मतलब अंत्योदय में आते हैं कि नहीं आते हैं, समथिंग, ठीक है। साइबर अपराध नियंत्रण को लेकर देश भर में बेहतर काम करने पर हरियाणा पुलिस के किस अधिकारी को सम्मानित किया गया है? तो इसमें शत्रुजीत कपूर साहब है, जो हरियाणा के डीजीपी है, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उनको जो है ना पुलिस अधिकारी को सम्मानित किया गया है देश भर में बेहतर काम करने के चलते हुए। हाल ही में किस समूह ने हरियाणा में बढ़ते पर्यावरण संकट के जवाब में हरियाणा हरित घोषणा पत्र 2024 के विकास की पहल की है? हरियाणा ग्रीन मैनिफेस्टो 2024। देखो पीपुल्स फॉर अरावली समूह ने ऐसा किया है। हरियाणा में लगातार पेड़ कट रहे हैं, तो मैं आपको एक दुखद आंकड़ा बताता हूं कि हरियाणा राज्य भारत का वो राज्य है जिसमें सबसे कम पेड़ पौधे हैं। हालांकि वन मित्र नाम की योजना स्टार्ट की है, इस बार 75वां वन महोत्सव भी हरियाणा में सेलिब्रेट किया गया था। करोड़ों में पौधे लगाने की भी बातें चलती रहती है, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज एग्जीक्यूट हो नहीं पाती है, तो ये एक बड़ा इशू है। अरावली क्षेत्र में भी लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, उनका भी संरक्षण देने की बातें चल रही है ना। तो इसके लिए पीपल फॉर अरावली समूह ने एक मैनिफेस्टो तैयार किया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरियाणा राज्य ने पैरालंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने टोटल 8 पदक जीते हैं। मैंने अलग से सेपरेट एक 15-16 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रखा है, प्लीज उसको देख लेना। समय आपका कम है, वैसे एचटेट वाले बच्चों के लिए जो है ना, वो मैं एक शॉर्ट वीडियो लाने वाला हूं। जो एचटेट के बच्चे हैं स्पेशली, उनका समय कम रहा है, तो जो मेन टॉपिक है, वेरी शॉर्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सारे साथ के साथ जो है ना वो आते रहेंगे आपके, ठीक है। अगला जो सवाल आता है हमारे पास में, वो क्या रहेगा आपका? सीईटी वाले बच्चों के लिए भी बहुत कामयाब साबित होगा ये वाला पर्टिकुलर वीडियोस, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास में वो कि NRRU यूनिवर्सिटी थाईलैंड में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के साथ अध्ययन, अध्यापन व शोध के क्षेत्र में मिलकर काम करने का समझौता किया है? तो ये है हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी। थर्ड वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा हमारे पास में, ठीक है ना। चलो सर जी, अगला है हमारे पास में कि किस हरियाणवी कंपनी ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए स्टील की आपूर्ति की है? बड़ा अच्छा सवाल है। वंदे भारत के जो कंपनी आपके कोच है, ट्रेन है, उसके लिए स्टील की जो आपूर्ति कर रहा है, हिसार की कंपनी है जिसका नाम है जिंदल स्टेनलेस स्टील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
पेरिस पैरालंपिक में हरविंदर सिंह ने कौन सा पदक जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। सर ने आपको पढ़ाया था, ये याद हो तो। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से हरियाणा के किन शिक्षकों को सम्मानित किया गया? अभी 2024 में आपको पता है हर साल टीचर्स डे कब मनाते हैं हम लोग? 5 सितंबर को मनाते हैं। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अविनाशा शर्मा और चारू मेनी को। ए वाला ऑप्शन जो है ना इस सवाल का हमारे पास में वो बिल्कुल ठीक रहेगा हमारे पास में। फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 10 अमीर लिस्ट में इकलौती महिला कौन सी है? अगेन सावित्री जिंदल। अभी तो मैंने वैसे पढ़ाया है हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है ना। अगला जो हमारा है सवाल कि पेरिस पैरालंपिक में हरियाणा के सुमित आंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। याद रखना, हरियाणा के सोनीपत के खेवड़ा के रहने वाले हैं, ये याद रखना आप लोग। विश्व बगीर शूटिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के किस जिले के शुभम वशिष्ठ ने सिल्वर और कांस्य पदक जीता है? तो ये फतेहाबाद के रहने वाले हैं और फतेहाबाद के खिलाड़ियों ने जीता है ये मेडल। किस हरियाणवी अधिकारी ने आयरन मैन चैलेंज पूरा करके विश्व इतिहास रचा है? तो ये दीपक बाबूलाल कारवा ने जो ना ये आयरन मैन चैलेंज है, ये काफी टफ चैलेंज होता है। इसमें रेसिंग होती है और बहुत सारे और भी इसके अंदर जो ना चीजें हैं अटेम्प्ट होते हैं, तो काफी टफ चैलेंज है ये। किस हरियाणवी विश्वविद्यालय की टीम को इस्तेमाल किए गए कागज से शाही निकालने की डिंकिंग विधि का पेटेंट मिला है? जीजेयू यूनिवर्सिटी। आपने यूज कर दिया कागज, उसके ऊपर जो इंक जिस आपने लिखी है उसी का फिर से यूज कर सकते हो आप लोग, तो इसका पेटेंट मिला है जीजेयू के यूनिवर्सिटी को। स्मार्ट सिटी बिल्ड किए जाएंगे 12 देश में, जिसमें हरियाणा भी इंक्लूड किया जाएगा। करनाल को थोड़ा और अपग्रेड किया जाने की संभावना है। शूटर मनु भाकर के नाम से कहां से शूटिंग रेंज खोली गई है? ग्वालियर के अंदर इनके नाम से जो ना वो शूटिंग रेंज खोली गई है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका हमारा। परसरों के जोखिम वाले केस खोजने के लिए किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है? पानीपत। और लगातार 4 बार और पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? अमित सरोहा साहब। ये इस बार भी शामिल हुए थे, हालांकि दुर्भाग्यवश इनके पास कोई मेडल तो नहीं आया, लेकिन हाँ शामिल तो हो गए थे। यमुना के बाढ़ के मैदानों में सतत भूजल विकास के माध्यम से कहां जल आपूर्ति को बढ़ोतरी का अध्ययन के लिए समझौता ज्ञापन या एमओयू किया है? ये फरीदाबाद के अंदर किया है। डी वाला ऑप्शन इसका सही है हमारा। पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरियाणा के कितने खिलाड़ी चुने गए? तो पेरिस पैरालंपिक में 23 खिलाड़ी चुने गए थे। फरीदाबाद के अंदर एक YMCA यूनिवर्सिटी है, यंग्स मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, जिसको जगदीश बोस के नाम से भी जानते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी में द्रौपदी मुर्मू ने अभी रिसेंटली 5वें दीक्षांत समारोह के अंदर जो ना वो शिरकत की है। दीक्षांत समारोह जिसके अंदर स्टूडेंट को डिग्रीज वगैरह जो ना बांटी जाती है। रौनक दहिया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। सी वाला ऑप्शन जो है इसका ठीक है हमारा। इसके अलावा HAU को NIRF रैंकिंग में देश के अंदर तीसरा स्थान मिला है। HAU हरियाणा NIRF इंडिया रैंकिंग के अंदर हरियाणा की GJU यूनिवर्सिटी को ओवरऑल 47 नंबर का रैंक जो है ना वो मिला था, ये याद रखना आप लोग। 47 नंबर का रैंक मिला था GJU को। अब आपके पास में अच्छे से ये तो पता है ही है, अब तक इतनी क्लासेस में आप याद कर ही चुके हो कि GJU यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पे पड़ती है, ये आपको याद है। GJU यूनिवर्सिटी जो है ना इसका फॉर्मेशन कब हुआ था ये भी आप लोगों को शायद याद होगा। फॉर्मेशन कब हुआ था इसका फॉर्मेशन आपका हुआ था 20 अक्टूबर को हुआ है। 20 अक्टूबर, ठीक है ना, 20 अक्टूबर 1995 को इसका जो है ना वो हुआ है। अच्छा सर, इसका जो नींव रखी गई है वो किसके द्वारा रखी गई है? तो इसकी नींव रखी गई चौधरी भजनलाल जी के द्वारा, ठीक है ना। चौधरी भजनलाल जी जो है ना इनके द्वारा इसकी नींव रखी गई। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो GJU यूनिवर्सिटी है ये है कहाँ पे सर? हिसार में है। इसके VC कौन है सर? इसके VC का नाम है प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई है, ठीक है। और ये हरियाणा की एकमात्र मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी जो है ना उसके अंदर आती है, ये याद रखना है डियर हमारे पास में, ठीक है। तो ये एक सीधा सा सवाल है जो आपको याद रहना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का शिलान्यास किया है? बड़ा अच्छा सा सवाल है। नहीं पंकज, ऐसे अलग से कुछ नहीं, करंट अफेयर के नोट्स मिल जाते हैं। एप्लीकेशन जो प्रतिज्ञा बैच आप लोगों तो उसमें आपको करंट अफेयर के नोट्स मिल जाएंगे सारे के सारे। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, मंथ वाइज भी उसके अंदर दे दिए जाएंगे।
तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में विश्व शूटिंग रेंज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का शिलान्यास किया है? हिसार में किया, करनाल में किया, पंचकुला में किया या चरखी दादरी के अंदर किया? तो इसके अंदर किया है। इसमें ठीक इसका आंसर क्या रहेगा? इसका ठीक आंसर रहेगा सर पंचकुला के अंदर किया है, विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल है कि इसी में ही चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ना हरियाणा में हुआ था, वो पंचकुला के अंदर ही हुआ था, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। फोर्थ नंबर का खेलो इंडिया, फोर्थ नंबर का जो है ना वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ना वो कहाँ पे हुए थे? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स फोर्थ नंबर का पंचकुला के अंदर हुआ था। और कब हुआ था ये हुआ था साल 2021 में हुआ था ये, जून 2021 में। उसमें हरियाणा ही टॉपर था, ठीक है ना। उसके अंदर हरियाणा राज्य पहले स्थान पे था। और उसका उस टाइम पे जो है ना वो एक्चुअली मास्कॉट क्या था? धाकड़ जो है ना ये उसका मास्कोट था उस टाइम पे। और इसके अलावा एक बात और याद रखनी है आपको कि जो पंचकुला है ना, इस पंचकुला के अंदर एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? मोरनी पहाड़ी है, ठीक ना। मोरनी हिल्स है। और मोरनी हिल्स जो है वो किसका हिस्सा है? वो शिवालिक क्षेत्र का हिस्सा है। शिवालिक क्षेत्र का हिस्सा आती है वो, शिवालिक क्षेत्र का है पार्ट। इसके अलावा इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछ लेते हैं आप लोगों से, तो आपको वो तो याद है ही है वैसे तो, करोह चोटी है। ओरिजिनल ऊंचाई उसकी 1467 मीटर है, ये याद रखना आप लोग। इसके अलावा पंचकुला में जो है ना वो आम मेला हर साल लगता है, आम मेला लगता है। और आम मेला, अच्छा मुझे कोई कमेंट में बताएगा इस बार जो है ना आम मेला कौन सा लगा है हमारे पास में, ठीक है ना। नहीं करता डियर, ठीक है ना। आम मेला इस बार जो है ना हमारे पास में कौन सा जो है ना बेसिकली लगा था, कोई बता सकता है आप में से? तो बता देना मुझे। आम मेला साल 2024 का कौन से नंबर का था, पर लगता कब है सर? ये लगता है जून और जुलाई महीने के दौरान जो ना आमतौर पे आम मेला लगता है। इन्हीं महीनों में ना हरियाणा के अंदर एक चीज और याद रखना है आप लोगों को, इन्हीं महीनों में हरियाणा के अंदर एक वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्या है हमारा कि इस बार कौन सा था? साल 2024 में वन महोत्सव 75 नंबर का सेलिब्रेट किया था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि साल 2024 का कौन से नंबर का वन महोत्सव सेलिब्रेट किया गया था? तो याद रखना आप लोग 75वां वन महोत्सव सेलिब्रेट किया गया था। शाबाश प्रियंका, 31वां आम मेला लगा है इस बार, ठीक है ना। 31वां आम मेला लगा है, साल 2024 का 31वां आम मेला लगा है, ठीक है। और इसके अलावा और चीज आपको याद रखनी है पंचकुला के अंदर। अच्छा, ये यादवेंद्र गार्डन में लगता है। उस गार्डन को आप लोग ना कभी कभी याद रख लेना, मुगल गार्डन के नाम से भी जानते हो उसको। बेसिकली जो है ना वो नवाब फिदई खां जो है ना, नवाब फिदई खां, तो नवाब फिदई खां जो है ना उनके द्वारा उसको बनाया गया था, मतलब शुरुआत की गई थी। ये औरंगजेब के एक्चुअली पालक भाई है, ये याद रखना, औरंगजेब के पालक भाई थे ये। और पालक भाई मतलब औरंगजेब ने इनको लालन पालन पूरा किया था। हालांकि इसको पूरा किसने किया था? तो इस गार्डन को पूरा किया था 17वीं शताब्दी में। ये HCS पेपर में आया था, शताब्दी 17वीं शताब्दी के अंदर पूरा हुआ था, 17वीं शताब्दी के अंदर। और 17वीं शताब्दी के अंदर पूरा हुआ और महाराजा यादवेंद्र के द्वारा जो है ना वो किया गया था। और यादवेंद्र के कारण ही उसका नाम फिर आज के टाइम पे क्या रहेगा? यादवेंद्र गार्डन के नाम से जाना करता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। भाई कह दिया ना कि कोई बुक पब्लिश वगैरह मैं नहीं करता हूँ करंट अफेयर की। मेरे जो नोट्स हैं वो मेरे प्रतिज्ञा बैच के अंदर आते हैं। एक बात को कह दिया, अब आप उसी बात को कॉपी पेस्ट करोगे, इससे अच्छा पढ़ लो ना जो सर समझा रहे हैं। मैं हूं सिर्फ और सिर्फ डायमंड बच्चों को पढ़ाने वाला अध्यापक, ठीक है ना। ये बातें करना, ये एक ही बात पे काम चीज करना, बहुत ज्यादा पब्लिसिटी करना, ये मुझे उस चीजों में ज्यादा शौक नहीं है, ठीक है ना। ये मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए, टॉपर बच्चे जो होते हैं ना उन लोगों को ये हाई लेवल का कंटेंट देना, टू द पॉइंट बात करना, ठीक है ना। ये मार्केटिंग, ये पब्लिसिटी, ये चीजें और उन चीजों के लिए ना तो मुझे कोई काम जरूरत है ना कोई और। मैं एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं उसका ये आपको अपने मन से एक हाई लेवल का कंटेंट देने के लिए ही चीजें करता हूँ ये, ठीक है। तो प्लीज पढ़ लो, कॉपी पेस्ट ना करो और ना ही डिस्ट्रैक्शन करो प्लीज, है ना। ये रिक्वेस्ट है मेरा तुमको। सो क्या कह रहे थे सर आपको? ये चीजें रही है आपके पास में यहाँ पे। अब अगली बात ये आते हैं हमारे पास में, वो क्या रहेगा नेक्स्ट? हमारे पास में ये आता है
तो ये तो चलो ठीक है, समझ में आ गया आपके पास में। अब अगली बात ये आती है आपकी कि हरियाणा में हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक संग्रहालय कहाँ पे बनाया जा रहा है आपके पास में, ठीक है ना। आधुनिक संग्रहालय कहाँ पे बनाया जा रहा है? वेयर इज द हरियाणा इज अ मॉडर्न म्यूजियम बीइंग बिल्ट टू प्रिजर्व द रिमेन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो बहुत अच्छा सवाल है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट जो है ना एक्चुअली इनमें से कौन सी है? तो वो है राखी गढ़ी की। इवन सबसे बड़ी साइट वर्तमान में राखी गढ़ी ही है, ये बात याद रखना आप लोग, ठीक है। तो वर्तमान में सबसे बड़ी साइट जो है ना वर्तमान में सबसे बड़ी साइट जो है ना वो यही है आपकी, सबसे बड़ी साइट है, ये सबसे बड़ी साइट है। इसके बाद में अगली बात इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सी नदी के किनारे, ये दृष्टदत्ती नदी जो है ना उसके किनारे पड़ने वाली साइट है आपकी, ठीक है ना। और जो हरियाणा की प्राचीन नदियों में से कह दो, कौन से जिले में आता है सर ये वाला सेक्शन? ये आता है हिसार जिले के अंदर आता है। हिसार जिले में 60 किलोमीटर जो है ना, हिसार बस स्टैंड से 60 किलोमीटर दूर जो है ना ये वाला क्षेत्र पड़ता है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है ये। अच्छा, ये बाकी साइट भी बात करते हैं आप लोग, जैसे कुनाल है, ये वाली साइट अगर हम बात करें तो कहाँ पे है? ये वाली साइट फतेहाबाद में है। और फतेहाबाद में तो ठीक है, पर फतेहाबाद में ना यहाँ इस वाली साइड से राजा के मुकुट मिले थे, राजा के 2 मुकुट मिले थे, ठीक है ना। राजा के 2 मुकुट मिले थे, ठीक है ना। राजा के मुकुट जो है ना यहीं से मिले। अच्छा, फतेहाबाद से एक चीज और, अच्छा एक अग्रवा से पहले बता देता हूँ। अग्रवा जो है वो जैन धर्म, अग्रवा जो है ना जैन धर्म और के साथ साथ जो है ना वो बौद्ध धर्म, इन दोनों से रिलेटेड एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंटर था, कह सकते हो आप लोग। जैन धर्म में तो एक कवि थे लोहाचार्य जी, उनका संबंध भी माना जाता है इसी क्षेत्र से ही। और इसके अलावा अग्रवा से जो ना 7 स्वरों की ईंटें भी मिली है, 7 स्वर, ठीक है ना। 7 स्वर जो है ना उनकी ईंटें भी मिली है, कहां से? अग्रवा से मिली है, ये याद रखना आप लोग। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट बताता हूं आपको मैं, क्या कि फतेहाबाद में जो है ना आपका नॉर्थ इंडिया का एक अभी न्यूक्लियर प्लांट है वो सेटअप किया जा रहा है आपका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का, आपको वैसे याद है पर एग्जाम के पर्सपेक्टिव कई बार यहां से क्वेश्चन आ चुका है। क्या फतेहाबाद के अंदर एक जगह पड़ती है, जिस जगह का नाम क्या है? जिस जगह का नाम है गोरखपुर, ठीक है ना, गोरखपुर। और गोरखपुर में सबसे ज्यादा है के अलावा यहाँ पे ना काजलहेड़ी गांव है एक यहाँ पे, ठीक है ना, काजलहेड़ी। और काजलहेड़ी के साथ साथ एक गांव और भी है आपका यहाँ पे, जिस गांव का नाम है बडोपल, ठीक है ना, बडोपल। इन गांवों की जमीनों में ये बन रहा है, ज्यादा यहाँ पे है तो करके गोरखपुर में न्यूक्लियर प्लांट बन रहा है। इस न्यूक्लियर प्लांट, नाभिकीय संयंत्र की बात करते हुए न्यूक्लियर प्लांट की बात कर रहे हो, तो इस प्लांट की नींव जो रखी गई थी ना, नींव वो किसने रखी थी? इसकी नींव रखी गई थी जनवरी 2014 के अंदर जो है ना वो नींव रखी थी। किसके द्वारा? हमारे भारत के एक्स पीएम, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था मनमोहन जी, ठीक है ना, मनमोहन, ठीक है ना, मनमोहन जी थे। और ये यूपीए गवर्नमेंट या कह दो आप लोग जो कांग्रेस सरकार है ना उसके द्वारा, उसी सरकार में ही ये सेटअप हुआ था आपके पास में यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी हो गया हमारे पास में। अच्छा सर, इसके बाद में अगला क्या रहेगा हमारे पास में कि ये तो चलो हो गया, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें यूनिट टोटल कैपेसिटी कितनी होगी इसकी। तो इसकी जो टोटल कैपेसिटी होगी ना आपकी, वो होगी आपकी यहाँ पे टोटल कैपेसिटी होगी इसकी कैपेसिटी होगी टोटल 700 की। तो इसमें ना 700 मेगावाट की एक यूनिट होगी, तो टोटल यूनिट कितनी लगेगी? 4 लगेगी। तो 7 चौके कितना हो गया टोटल? 7 चौके टोटल हो गया 2800 मेगावाट। मतलब टोटल कैपेसिटी कितनी होगी? 2800 मेगावाट की बिजली बनाएगा। तो सर ये पूरा कब तक हो जाएगा? तो ये पूरा कंप्लीट होने वाला है कब? 2036 तक जो है ना ये इसका पूरा फाइनल होगा, मतलब ये पूरा कंप्लीट होगा। इसको भी याद रख लेना आप लोग, 2036 तक ये पूरा होगा हमारे पास में, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास में, क्या कि सर इसी मतलब लोगों ने बड़ा अपोज किया था ये जब बन रहा था तब, तो इसी के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ना इन्होंने एक योजना भी स्टार्ट कर रखी है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है एटम ऑन व्हील। मतलब क्या है? एक वैन है, वो जाके गली घरों में जाके गांव में जाके लोगों को ये बता रही है कि हाँ, माना कि परमाणु रिएक्टर से नुकसान होते हैं लेकिन इस वाले से नहीं होगा, इसके कुछ बेनिफिट भी है। आप ये कहोगे सर ये होता क्या है, ये भी बता दो। भाई इसका मतलब है कि इससे बिजली बनेगी, ये बिजली बनाने के लिए। तो बिजली हम और किससे बनाते हैं सर? बिजली हम आमतौर पे कोयले से बनाते हैं। आज भी भारत लगभग जो है ना 50% के आसपास, हालांकि 50 से इस बार थोड़ा कम परसेंटेज है, 49.4 के आसपास का आंकड़ा है,
लेकिन लगभग 50% आसपास हम कोयले पे डिपेंड है, जिनको आप ना थर्मल प्लांट के नाम से जानते हैं। तुमने सुना होगा ना पानीपत में थर्मल प्लांट हरियाणा का सबसे पहला, जैसे तुमने एक सुना होगा तुमने राजीव गांधी थर्मल प्लांट जो खेतड़ का है, हिसार में ही पड़ता है, बल्कि तुमने सुना होगा दीन बंधु छोटू राम वाला यमुनानगर में सुना होगा। ऐसे थर्मल प्लांट है, थर्मल का मतलब है हीट से बिजली बन रही है, कोयले को जला के स्टीम से जो है ना वो टरबाइन घुमा के बिजली बनाते हैं। एक बिजली बनाने का तरीका पानी से भी हो सकता है, मतलब आप पानी से टरबाइन घुमा सकते हो, बांध बनाओगे, बांध से आप लोग पानी नीचे गिराओगे, घुमाओगे और टरबाइन से बिजली बना दोगे। एक तरीका हो सकता है न्यूक्लियर एनर्जी से, एटम, एटम यानी कि परमाणु, सबसे छोटा कण धरती पे है तो परमाणु है, और जब उसको आप लोग तोड़ते हो तो उससे एक्सट्रीम एनर्जी निकलती है, नाभिकीय विखंडन जिसको कहा करते हैं। तुमने कभी न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन पढ़ा होगा ना, नाभिकीय संलयन विखंडन, तो उसमें विखंडन जो होता है टूटता है तो अब एक्सट्रीम एनर्जी निकलती है, उसी एनर्जी का यूटिलाइज करके हम बिजली बना सकते हैं। हालांकि इतना आसान नहीं होता, बहुत ही ज्यादा मुश्किल प्रोसेस है एक प्रकार से। भारत में होमी जे भाभा साहब जो है ना, वो इस होमी भाभा सेंटर है हमारा, और 1954 के अंदर वो सेटअप हुआ था। होमी जे भाभा उन्होंने शुरुआत की थी, उसी के थ्रू पूरे भारत में न्यूक्लियर जो कंसेप्ट है ना ये आपके कंट्रोल होते हैं, ठीक है ना। जैसे रावत भाटा भी एक आपका न्यूक्लियर प्लांट है, ऐसे काकड़ापारा कई सारे हैं भारत में, लेकिन आपको हरियाणा वाला याद रखना है, तो यही इंपॉर्टेंट है ना। चलो अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव साल 2024 का आयोजन कभी कहां पे किया गया था। वेयर बोलता हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 ऑर्गेनाइज्ड। तो हरियाणा की जो 2024 का फिल्म फेस्टिवल जो ना हमारे पास में, तो वो क्या रहेगा हमारे पास में। तो अब इसका ठीक आंसर क्या रहेगा हमारे पास में, तो इसका ठीक आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल साल 2024 का ऑर्गेनाइज किया गया। एक बात इंपॉर्टेंट, दूसरी बात इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखनी है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इस बार इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल भी होने वाला है। ये भी आपसे सवाल कर सकते हैं, ठीक है, क्या कि इंटरनेशनल गीता हर बार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में तो नहीं कहूंगा, कुरुक्षेत्र में होने वाला है, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी के लिए तो ये याद कर लो कि हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है। हरियाणा राज्य की पहली यूनिवर्सिटी, हरियाणा राज्य की पहली यूनिवर्सिटी है ये। और इसकी जो नींव रखी गई थी ना, अच्छा ये कौन से एक्ट के तहत बनी थी, इसका एक्ट तो था 1956 का एक्ट था, और इसकी जो नींव रखी गई थी ना, वो रखी गई थी आपकी जनवरी 1957 के अंदर, ठीक है ना। जनवरी 1957 के अंदर जो ना इसकी नींव रखी थी। तो ये मतलब जनरली तो 1956 तक आके रह जाती है बात कि 1956 की यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये एक्ट था एक्चुअली 1956 का, नींव रखी गई थी जनवरी 1957 के अंदर। अच्छा ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर तो यही लगाना ही है हमें। इसकी नींव रखी इसने की थी, कौन थे हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति, ठीक है ना, भारत के पहले राष्ट्रपति जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा जो है ना इसकी नींव रखी गई थी, ये याद रखना आप लोग। और इसके अलावा और इसके वीसी कौन है वर्तमान में, इस यूनिवर्सिटी के वीसी कौन है वर्तमान में जो है ना इस यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम आपको याद रखना है, जिनका नाम है सोमनाथ सचदेवा, ठीक है ना, सोमनाथ सचदेवा जो है ना इसके करंट में वीसी है। कभी कभी ऐसा सवाल भी पूछ लेते हैं। हाँ अब मैं बता रहा हूँ इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल के बारे में, क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे आपको, याद तो खैर आपको हो ही गया होगा। इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल, ठीक है ना, इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल जो है ना हमारा ये होगा 28 तारीख से 28 नवंबर से लेके, और कहाँ तक चलेगा सर ये 28 नवंबर से लेके, और ये चलने वाला है आपका 15 दिसंबर तक चलेगा। और इसमें जो थीम देश आने वाला है वो कौन सा आएगा, थीम देश इसके अंदर आएगा अफ्रीकी देश जिसका नाम है तंजानिया आएगा इसके अंदर। और थीम राज्य कौन सा आएगा सर इसके अंदर, तो थीम राज्य इसके अंदर आएगा ओडिशा आएगा, ये याद रखना आप लोग, थीम राज्य के रूप में ओडिशा आएगा। ओके चलो सर जी। अच्छा ये यूनिवर्सिटी कहाँ पड़ती है, एमडीयू, ये एमडीयू यूनिवर्सिटी पड़ती है रोहतक के अंदर पड़ती है, ठीक है। और लुआस यूनिवर्सिटी कहाँ पड़ती है, हिसार में पड़ती है, 2010 में सेटअप हुआ था। लाला लाजपत राय वेटनरी यूनिवर्सिटी है ये। और चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये कहाँ पड़ती है सर, ये पड़ती है हिसार में। इसको शॉर्ट फॉर्म में HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बोलते हैं हम लोग। ये पहले पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हिस्सा थी, और 2 फरवरी 1970 को जो है ना एक सेपरेट यूनिवर्सिटी के रूप में हिसार में इसको सेटअप किया गया था।
पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा के किस खिलाड़ी को 100 ग्राम ज्यादा वजन के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया गया? आपको अच्छे से पता है ये ऐसे वाले सवाल बड़े जरूरी होते हैं, इस बार तो खूब न्यूज में था ये। एक्चुअली आप खेल रही थी कौन सी कैटेगरी में? आप खेल रही थी अंडर 50 कैटेगरी में खेल रही थी। एक ही दिन में आपने क्वार्टर, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल ये सारे मैच जीते थे। लेकिन क्या होता है, मैच खेलते खेलते बीच में क्या होता है, कुछ एनर्जी ड्रिंक या पानी वगैरह लेना होता है। आपको पता होगा पानी से भी वजन बढ़ता है। शाम होते होते इनका वजन 2 किलो 700 ग्राम के आसपास शायद बढ़ गया था, 2.7 के आसपास बढ़ गया था। पूरी रात मेहनत की, फिर भी 2 किलो 600 ग्राम तो कम कर दिया, लेकिन तय सीमा से 100 ग्राम वजन ज्यादा था। इसके चलते हुए आपको कर दिया गया ओलंपिक कमेटी के द्वारा जो है ना वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। आपको कर दिया ओलंपिक कमेटी ने डिस्क्वालीफाई, मतलब आपको सिल्वर मेडल मिलना तो तय था ही था, मिल जाता कि अब तक गोल्ड भी, लेकिन वो नहीं मिल पाया। विनेश फोगाट, विनेश फोगाट अभी रिसेंटली जुलाना से जीती भी है। विनेश फोगाट जुलाना से जीती भी है, आपको पता होगा। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से इस बार विधायक भी बन गई हैं, इस बार ये विधायक भी बन गई हैं, ये याद रखना आप लोग। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और याद रखना है आप लोगों को, ये है कहां से सर? तो ये है चरखी दादरी से है, ठीक है, ये है चरखी दादरी से है। और चरखी दादरी में भी कहां से है? चरखी दादरी में भी ये बलाली से है, ये याद रखना आप लोग। चरखी दादरी के बलाली से इनका संबंध है। इसके अलावा एक बात और याद रखनी है आपको यहाँ पे कि विनेश फोगाट तो ठीक है जीती, मतलब जिस तरीके से विधायक बन गई ठीक है। इस बार टोटल विधायक कितनी, टोटल महिला विधायक कितनी है? तो टोटल महिला विधायक जो है ना हमारी विधानसभा में इस बार कितनी आई है? तो टोटल 13 आई है। ऐसा आंकड़ा 13वीं विधानसभा में भी हुआ था, इस बार भी हो गया। इस बार विधायक हमारी जो विधानसभा है उसको कौन से नंबर की चल रही है? 15वीं नंबर की चल रही है हमारी विधानसभा, ठीक है। अच्छा सर जी, इसके बाद में एक बात और इंपॉर्टेंट है क्या सर? हाँ, साक्षी मलिक का कोई सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनको अभी थोड़े समय पहले ही एक टाइम मैगजीन है, उस टाइम मैगजीन की टॉप या मोस्ट पावरफुल पर्सन, मोस्ट 100 पावरफुल पर्सन के लिस्ट में इनका नाम शामिल किया गया था, ठीक है ना, ये याद रखना। वैसे टॉप भारतीयों के 8 नाम शामिल थे, जैसे इसके अंदर ना एक भारतीय मूल के अजय बंगा साहब जो वर्ल्ड बैंक के अभी चेयरमैन है, एक सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ है एक्चुअली। इसके अलावा इनका भी नाम शामिल किया गया, आलिया भट्ट भी इसमें है। लेकिन आपको तो हरियाणा पर्सपेक्टिव याद रखना है। इनका नाम चर्चा में क्यों है पता है आप लोगों को? इनका नाम चर्चा में एक्चुअली इसलिए है कि साक्षी मलिक ने ना 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था, ठीक है ना, 2016 का जो ब्राजील का रियो ओलंपिक था, उसमें ये पहली महिला बनी थी जिन्होंने कुश्ती के अंदर कांस्य पदक जीता था, कुश्ती के अंदर कांस्य पदक जीता था। इस रियो ओलंपिक में तो 2 ही मेडल ऐसे थे जो आए थे हमारे पास। एक तो आया था हमारे पास में मेडल ये पीवी सिंधु का आया था। पीवी का पूरा नाम है पुरसेला वेंकट सिंधु। हरियाणा एसआई के पेपर में सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि पीवी सिंधु में पीवी का पूरा नाम क्या है? तो पीवी का नाम पुरसेला वेंकट सिंधु है। और ये कहाँ की रहने वाली है? ये हैदराबाद की है रहने वाली, बैडमिंटन प्लेयर है। उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, इन्होंने कांस्य जीता। 2016 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और साक्षी मलिक है कहाँ की सर? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये है हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है। रोहतक में भी कहाँ की रहने वाली है? रोहतक में भी ये मोखरा की रहने वाली है, मोखरा गांव की रहने वाली है। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी है। हालांकि जब पिछले इलेक्शन से पहले घोषणा हुई थी कि मनु भाकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे, लेकिन अभी तक के लिए कोई ऑफिशियल और घोषणा नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो कि मनु भाकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, शिपिंग डिपार्टमेंट ने बना दिया। ये मैंने आपको शायद पिछली क्लास जो हुई थी ना हमारी, उसके अंदर पढ़ाया था। मनु भाकर को शिपिंग डिपार्टमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, तो प्लीज उसको मत भूलना आप लोग, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 जब हुए थे ना, उसके अंदर अमन सहरावत हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं, झज्जर के रहने वाले हैं और झज्जर के बहरोड के रहने वाले हैं। कम उम्र के युवा हैं, कम उम्र के, सबसे कम उम्र के इस बार की टीम में से इन्होंने मेडल जीता है और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इन्होंने कुश्ती के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है, 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर जो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये याद रखना आप। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत दी जाने वाली ऋण राशि को बढ़ाकर कितने रुपए करने की हाल ही में घोषणा की गई है? ये सर ऋण राशि और मातृशक्ति उद्यमिता, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, अपने ही बलबूते पे खड़ा करके उनको जो है ना एक्चुअली रोजगार देने का कोई काम करवाने के लिए
अब रोजगार कोई स्टार्ट करेगी, वो मान लेते हैं कि कोई सेल्फ डिपेंडेंट कोई काम करती है तो उनको कुछ पैसा तो चाहिए। अब जाहिर सी बात है, कोई इनिशियली कोई भी आपका कोई बिजनेस सेटअप करता है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए कोई ना कोई पैसा लगता है, इनिशियल अमाउंट। तो इसको जो है ना, अब हरियाणा में पहले 3 लाख रुपए मिला करते थे, हालांकि अब इनको मिलने वाले 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा इसमें एड ऑन कर दिए गए हैं। तो अब 5 लाख रुपए जो है ना, वो ऋण राशि, मतलब ब्याज के ऊपर 5 लाख रुपए मिलेंगे। 5 लाख रुपए से वो स्टार्टअप स्टार्ट कर सकती है अपना। 5 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है, पर भारत में आपको एक डे पता होना चाहिए कि स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट करते हो आप। तो स्टार्टअप डे हर साल आप सेलिब्रेट किया करते हो कब? स्टार्टअप डे आप हर साल ना 16 जनवरी को वो सेलिब्रेट करते हो, ये याद रखना आप लोग। स्टार्टअप डे हर साल कब मनाते हैं हम लोग? 16 जनवरी को मनाते हैं, ये याद रखना आप। नीरज चोपड़ा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है, क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है। नीरज चोपड़ा ने इस बार के पेरिस ओलंपिक के अंदर मेडल जीत लिया है, और इन्होंने मेडल कौन सा जीता है? इन्होंने इस बार सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर मेडल जीता है। पाकिस्तान के जो अरशद नदीम थे उन्होंने मेडल जीता था गोल्ड। इन्होंने 89.45 मीटर का जेवलिन थ्रो किया था और उसके अंदर इन्होंने ये सेकंड पोजीशन पे रहे। हरियाणा के कहां के रहने वाले हैं सर? ये हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं। पानीपत में जो है ना, ये खंडरा गांव के हैं, वो रहने वाले हैं, और इन्होंने मेडल जीता है सिल्वर मेडल। पिछली बार इन्होंने मेडल कौन सा जीता था? पिछली बार याद है आप लोगों को? जो चीजें आपको याद आ रही है आप कमेंट में साथ के साथ बताते रहो। आंसर अगर आपको याद आ रहा है तो आप साथ के साथ बता सकते हो, इससे आपका थोड़ा सा एंगेजमेंट बना रहेगा, आपका भी मन लगा रहेगा, आपका भी थोड़ा पता लगता रहेगा कि हाँ मेरे को ये सवाल आते हैं, है ना। तो सारे साथ के साथ में आंसर कर सकते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या है सर, रजत पदक जीता था इन्होंने, ठीक बात है सर। अभी रजत पदक तो ठीक है जीता था सर इन्होंने, पर पिछली बार की बात कर रहा हूं मैं। पिछली बार इन्होंने 7 अगस्त के दिन 7 अगस्त 2020 को जो ओलंपिक, मतलब 2021 में हुआ था तो 20 वाले कोविड के कारण 21 में हुए थे, वहां पे इन्होंने मेडल जीता था। कौन सा? गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, गोल्ड मेडल। और इन्होंने गोल्ड मेडल तो जीता था, इसी करके ना भारत में हम लोग ना 7 अगस्त के दिन ना जेवलिन थ्रो डे यानी कि भाला फेंक दिवस है वो सेलिब्रेट करने लग गए अब हर साल, ठीक है ना। भाला फेंक दिवस हर साल हम मनाते हैं, कब? 7 अगस्त को मनाते हैं। इसको मत भूलना आप लोग, अच्छा सवाल है ये वाला भी। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता पुरुष हॉकी टीम में हरियाणा के किन खिलाड़ियों ने भाग लिया था? हरियाणा से। अब आपको पता है कि इस बार पेरिस ओलंपिक में मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है पेरिस ओलंपिक का, 15-16 मिनट का, आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं वैसे उसमें, ठीक है ना। पर उसके अंदर जो है ना, आपका याद रखना है कि हरियाणा से एक, मतलब हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। हरियाणा से 3 बच्चे थे, एक का नाम सुमित है, एक का नाम संजय है, एक का नाम अभिषेक है। सुमित है, संजय है और अभिषेक है। इन तीनों ने ये 3 टीम में शामिल थे, कहने का मतलब ये है। इस बार पेरिस ओलंपिक में टोटल मेडल कितने आए थे याद करना? 6 मेडल आए थे, टोटल 6 आए थे। एक तो आया था सिल्वर, वो तो इधर हो गया। एक आया था आपका, बाकी 5 आए थे कांस्य। गोल्ड इस बार अगर आप मुझसे पूछो तो एक भी नहीं आया था गोल्ड। तो 6 आए, एक सिल्वर निकल गया, 5 में से 2 तो अकेले मनु भाकर के खाते में चले गए। मनु भाकर का एक तो अकेला आया था 10 मीटर एयर पिस्टल में, एक सरबजोत के साथ में मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल में मेडल आ गया। दूसरा जो मेडल है ना, वो 2 मेडल तो ले लिए उन्होंने शूटिंग में। एक शूटिंग के अंदर ही महाराष्ट्र के हैं, स्वप्निल कुसाले उनका नाम है, 50 मीटर राइफल के अंदर उन्होंने मेडल लिया था वो, ठीक है। तो एक मेडल उनका हो गया। एक अभी मैंने बताया था तुम्हें, जो अमन सहरावत है उन्होंने मेडल ले लिया कुश्ती के अंदर, और एक मेडल फिर हमारी इस टीम ने ले लिया, हॉकी टीम ने ले लिया। बस यही तो मेडल थे आपकी कैटेगरी में, ठीक है। तो काफी ज्यादा जरूरी है ये वाला भी। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने हरियाणा के किन शहरों में एक बेसिकली जो ना ECHS पॉलीक्लिनिक के में ई सेहत टेली परामर्श पायलट परियोजना स्टार्ट की है। ये टेली परामर्श क्या होता है पता है? टेली का मतलब होता है दूर दराज। जैसे आपने कभी सुना है टेलीपैथी? जैसे मान लो कि आप मुझे याद कर रहे हो और उसी समय मेरा आपके पास फोन चला जाए, तो आप क्या कहोगे? इसको टेलीपैथी कहोगे ना इसको। आप मुझे याद कर रहे हो या मैं आपको याद कर रहा हूं, एक का एक उसी समय ही आपका फोन आ गया मेरे पास में। आप कहते नहीं अरे यार तेरी तो बात की थी, अभी तुझे तो याद किया था और तू तो तेरा फोन तो आ ही गया है। इट्स टेलीपैथी। पैथी मतलब होता है एक्चुअली, देखो फीलिंग से रिलेट करते हैं। देखो एक तो होता है अपैथी, वन हु हैव नो फीलिंग, एक जिसके पास में कोई, आप इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते होंगे ना, उसमें पढ़ना है इन चीजों को, वर्ड रूट में आएगा ये। टेली मतलब एक होता है अपैथी, वन हु हैव नो फीलिंग, कोई भी फीलिंग ना हो वो अपैथी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यार आज ना मैं बहुत टायर्ड हूं, आज मुझे फीवर फील हो रहा है। आपने कहा तो क्वेश्चन पढ़ाओ, मतलब
कोई फीलिंग ना होना, दैट इज अपैथी। एक होता है सिंपैथी, ठीक ठाक फीलिंग होना। मैंने कहा आज मुझे बुखार है, तबीयत खराब है, आपने ठीक ठाक तरीके से केयर कर ली है कि ठीक है सर थोड़ा आराम कर लीजिएगा, तबीयत आपकी शायद खराब होगी, आप रेस्ट करिएगा, कल क्लास ले लेते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा। दैट इज सिंपैथी, सहानुभूति, ठीक ठाक लेवल होता है। एक होता है एम्पैथी, स्ट्रॉन्ग लेवल पे आ जाती है बात वो आपकी। मैंने कहा कि बेटा मुझे ना चोट लग गई हाथ के, आपने कहा ओ ले मेरे सर को चोट लग गई, मेरे को गोदी में उठा लिया, ओ ले मिला प्याला सा चल मिले गोलू मोलू चल, मेरे सर को चोट लग गई, ऐसे कैसे चोट लगी मेरे सर को। फीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, एम्पैथी फुल फीलिंग, ठीक है ना, स्ट्रांग फीलिंग, जैसे माँ अपने बच्चे को लाड लड़ाती है, समथिंग लाइक दैट, एम्पैथी। और यही टेलीपैथी करते हो तो टेली मतलब दूर दराज के इलाके पे जैसे, और इसी में टेली परामर्श है, फोन पे ही बात कर रहे हो आप लोग, ठीक है ना, फोन पे ही बात करके पूछ रहे हो जैसे क्या हुआ है, ऐसे ऐसे सिम्टम है, खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, जुकाम आ रहा है, क्या क्या हो रहा है आपका, भूख लग रही कि नहीं लग रही है, उसी पे ही सॉल्यूशन देना एक्चुअली आपका। बेसिकली जो है ना ये आपका टेली परामर्श होता है। कोविड के टाइम पे ऐसा स्टार्ट किया गया था और अब ये यहाँ पे और स्टार्ट किया गया है, ठीक है ना। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है आपका, मतलब एक ट्रायल लेना कि हाँ ऐसा ऐसा अगर वर्क करता है तो इन फ्यूचर ठीक ठाक रहता है ये वाला हमारे पास में, ठीक है ना। चलो सर जी, अगला रहेगा कि विद्युत विनियामक आयोग का गठन करने वाला हरियाणा देश का मतलब ऐसा कौन सा प्रदेश जो है ना आपका बना है, तो ये बना है सेकंड प्रदेश बना है, हमारा खुद का इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी कमीशन की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें दो बोर्ड जरूर याद कर लेना डियर आप लोग, ठीक है ना। दो बोर्ड क्या याद करेंगे आप लोग यहाँ पे, एक तो हमारे पास में बोर्ड जो है ना वो कौन सा रहेगा, एक होगा UHBVN होगा आपका, यानी कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, और दूसरा हमारे पास में होगा क्या, DHBVN होगा हमारे पास में, यानी कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। अब UHBVN की मैं बात करता हूं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर जो है ना वो पड़ता है कहाँ पे, पंचकुला में पड़ता है। और DHBVN जो है ना इसका हेडक्वार्टर कहां पे पड़ता है, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है हिसार में। इसका ऑपरेशन सेंटर कहां पे, इसका ऑपरेशन सेंटर जो है ना वो है रोहतक के अंदर है, रोहतक में। और इसका ऑपरेशन सेंटर कहां पे, इसका ऑपरेशन सेंटर है वो है दिल्ली के अंदर पड़ता है आपका, दिल्ली में। तो ये दो बोर्ड है, दोनों को याद कर लेना, उत्तर हरियाणा और बिजली एक आपका दक्षिण हरियाणा है, ठीक है ना। तो ये भी याद कर लेना है डियर हमारे पास में, ठीक है। गुरुजी मैं डेली क्लास लगाता हूँ लेकिन कमेंट नहीं करता हूँ, ओके डियर, ठीक है, ओके कोई इशू नहीं है। साथ के साथ वैसे आंसर दे सकते हो, ऐसे कोई खास बात नहीं है। और अगर आप मुझसे कंप्लीट हरियाणा जी के डिस्ट्रिक्ट के साथ में पूरा स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर भी नेशनल जी के भी पढ़ना चाहते हो, बेझिझक आप स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके प्रतिज्ञा बैच है उसको ले सकते हो, आपको जेन्युइनली बहुत बेनिफिट मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। जल शक्ति अभियान में हरियाणा को देश भर में कौन सा स्थान मिला है, विच पोजिशन हैज हरियाणा गोट इन द जल शक्ति अभियान अक्रॉस द कंट्री। तो इसका ठीक आंसर क्या रहेगा, इसका ठीक आंसर रहेगा जल शक्ति अभियान में हरियाणा राज्य को पूरे भारत में जो ना सेकंड पोजीशन पे आया है हरियाणा। अगला है UPSC की नई चेयरमैन, खैर ये तो प्रीति सुदन बनी है, ये तो खैर लगा है। किर्गिस्तान की सबसे ऊंची चोटी माउंट लेनिन को फतेह करने वाली देश की पहली महिला कौन बनी है, जो कि एक्चुअली अपने हरियाणा से है, ठीक है ना। तो इसका ठीक आंसर जो है ना वो क्या रहेगा हमारे पास में, तो इसका ठीक आंसर रहेगा आपका रीना भट्टी रहेगा आपका। अपनी क्लास में कहा था कि इंडिया, हाँ इंडिया जी की क्लास मैं लगाने की कोशिश में हूँ डियर। करंट अफेयर, कल चिल्ड्रंस डे है तो आई ट्राई कि मैं कल से एक नेशनल करंट अफेयर की क्लास है वो स्टार्ट कर दूं, और थोड़ा समय कम रहता है पर आई ट्राई कल चिल्ड्रन डे पे आपको एक तोहफा तो ये मिल ही जाए YT पे, जैसे अपने डेली हरियाणा करंट अफेयर आते हैं ना वैसे वैसे एक डेली नेशनल करंट अफेयर आ जाए, है ना। हरियाणा सरकार ने किस जिले के राजकीय महाविद्यालय का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पे रखने का फैसला किया है, तो गुरु गोरखनाथ के नाम पे जो है ना वो स्थापना मतलब रखने का फैसला किया है, तो वो हिसार का एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उस पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम गुरु दक्ष पॉलिटेक्निक कॉलेज कर दिया गया है। और हिसार का गवर्नमेंट कॉलेज है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, गुरु गोरखनाथ कर दिया गया है। तो गुरु गोरक्षनाथ है वैसे पूरा तो नाम इसका, या गुरु गोरखनाथ ही के नाम पे रखा गया है, गुरु गोरक्षनाथ ऐसा नाम है इसका हिसार का जो है। केंद्र सरकार ने कौन सी स्कीम के तहत अंबाला में एयरपोर्ट स्टार्ट करने की तैयारी कर रही है, एयरपोर्ट स्टार्ट करने की तैयारी कर रही है, उड़े देश का आम नागरिक, या आकाश स्कीम, उड़ान स्कीम, या ये दिल मांगे मोर। तो एक्चुअली दिल मांगे मोर नहीं, उड़ान स्कीम है ये। उड़ान स्कीम का मतलब क्या है सर, उड़े देश का आम नागरिक, इसका ये स्लोगन है, एग्जामिनर उलझा सकता है इसलिए पहला ऑप्शन वो है आपका, ये याद रखना है डियर आपके पास में यहाँ पे। और अगला है आपके पास में उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान स्कीम का पार्ट है। उड़ान स्कीम का पार्ट का मतलब यह है कि 1 घंटे की फ्लाइट 2500 रुपए से ऊपर की ना हो,
तो देखो क्या होता है, हर कोई फ्लाइट में उड़ना चाहता है, ठीक है सही बात है आपका, लेकिन 1 घंटे की फ्लाइट 2500 रुपए से ऊपर की ना हो, ये है उड़ान स्कीम का एक बेसिक सा कंसेप्ट। तो अंबाला एयरपोर्ट को स्टार्ट करने की तैयारी में है। एक एयरपोर्ट और भी है जो कि महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया जा रहा है हिसार में, लेकिन उसकी तैयारियां तो ढीली है, फीकी ही है अभी तक, तो देखो क्या रहता है आगे। हरियाणा के किस जिले का मिधानी सेना के 118 अर्जुन टैंकों के लिए कंचन कवच बनाया जाएगा? तो ये रोहतक केंद्र है। मिधानी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हरियाणा विल टेक कंचन कवच फॉर 118 अर्जुन टैंक ऑफ द आर्मी। रोहतक के अंदर ना एक एरो फास्टनर कंपनी है जो नट बोल्ट की कंपनी है, शायद आपने नाम ना इसका बताऊं कब सुना था, पिछले साल जब चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा था ना, उस टाइम पे आपने एरो फास्टनर कंपनी का नाम सुना था। और एरो फास्टनर कंपनी जो है ना, ये नट बोल्ट बनाती है। चंद्रयान 3 के अंदर नट बोल्ट जितने भी लगे थे ना, वो इससे रोहतक की कंपनी के लगे थे। और उस एरो फास्टनर कंपनी के अलावा हरियाणा की रेवाड़ी की एक कंपनी है, रेवाड़ी के जो है ना उसके द्वारा उसमें केबल का इस्तेमाल किया गया था। आपका जो भी केबल वगैरह है ना उसका इस्तेमाल किया, रेवाड़ी के थे। लेकिन रोहतक की एरो फास्टनर कंपनी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास में, ठीक है ना। मेरा टेलीग्राम चैनल मीनाक्षी है, स्टार IQ के नाम से ही है, ठीक है ना, स्टार IQ एजुकेशन, इसी के नाम से ही है, स्टार IQ एजुकेशन। इसी नाम से ही अपना इंस्टाग्राम है, इसी नाम से ही आपका ये है, FB वगैरह सब कुछ यहीं पे इसी नाम से ही है। अगला है कि हरियाणा में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को कितनी इनामी राशि दी जाती है? अच्छा चलो ठीक है, हमने कह दिया कि इनाम में कोई जीत के आ गया तो उसको कितना पैसा मिलता होगा सर? तो देखो ऐसा है सर जी, गोल्ड कोई लेके आता है ना तो उसको तो मिलता है 6 करोड़ रुपए मिलता है, ठीक है ना। अगर कोई मान लेते हैं ब्रॉन्ज मेडल लेके, नहीं सॉरी ब्रॉन्ज से पहले सिल्वर है, कोई सिल्वर मेडल लेके आता है तो उनको 4 करोड़ मिलता है। कोई ब्रॉन्ज मेडल लेके आता है तो उनको मिलता है 2.5 करोड़ मिलता है। और मान लो कोई 4th पोजीशन पे आता है, 4th पोजीशन मतलब कोई भी मेडल नहीं आया लेकिन 4th पोजीशन पे आता है ना, तो उसको क्या मिलता है सर? उसको मिलता है 50 लाख रुपए जो है ना वो दिए जाते हैं 4th पोजीशन पे आने पे। और मान लो सर कोई भी पोजीशन पे नहीं आया, 5वीं पे नहीं आया, 6ठे बात, बस सिर्फ पार्टिसिपेट किया है ओलंपिक में। यार पार्टिसिपेट करना भी कोई छोटी बात नहीं है। तो ओलंपिक में पार्टिसिपेशन के लिए जो है ना कितने रुपए दिए जाते हैं? 50 लाख रुपए जो है ना, सॉरी माफ करना, 50 लाख नहीं, 5 लाख पहले दिए जाते हैं और 10 लाख बाद में, यानी कि टोटल 15 लाख रुपए जो है ना वो पार्टिसिपेशन के मिलते हैं। 5 लाख पहले मतलब जिसका भी गेम में सिलेक्शन हो जाता है ना उसको पहले जाने से पहले 5 लाख मिलते हैं। अगर कोई जीत के आता है तो 5 लाख छोड़ के बाकी ये पैसे मिल ही जाएंगे, अदरवाइज जीत के नहीं आता है तो 10 लाख और मिल जाएंगे। पहले 5 लाख क्यों देना स्टार्ट कर दिया? पहले 5 लाख इसलिए ताकि पैसा एक मोटिवेशन होता है, पहले दिया जाएगा जिससे थोड़ा एनर्जेटिक होगा पर्सन, कहने का सेंस ये है। 6 करोड़ है गोल्ड के लिए मतलब। हरियाणा में एक HAU यूनिवर्सिटी है, ठीक है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इसको राष्ट्रीय कृषि विज्ञान, राष्ट्रीय कृषि शिक्षा जो प्रत्यायन बोर्ड है NAB, इसके द्वारा, NAC है इसका, NAB नहीं है सॉरी, ठीक है ना, NAC बोलते हैं इसको हम लोग, NAB नहीं बोलते, राष्ट्रीय नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन एजेंसी बोर्ड के नाम से जाना करते हैं इसको। इस बोर्ड के द्वारा जो है ना अभी रिसेंटली जो है ना इसको कौन सा ग्रेड मिला था? तो इसको A+ ग्रेड मिला था, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। A+ ग्रेड के द्वारा जो है इसको सम्मानित किया गया, याद रखना। लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड, लिंगानुपात क्या होता है सर? सेक्स रेशियो मॉनिटरिंग डैशबोर्ड। हरियाणा जैसे राज्य के लिए ना सेक्स रेशियो को मॉनिटर करना बड़ा आजकल के लिए जो है ना एक चैलेंजिंग सी बात रह गई है हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है ना। तो चैलेंजिंग सी बात तो चलो ठीक है रहती है हमारे पास में, पर बात ये आती है, नहीं गिफ्ट के लिए तो कोई GST वगैरह नहीं लगाते रहिए, ठीक है। अच्छा क्या आता है कि चैलेंजिंग क्यों है सर? क्योंकि सेक्स रेशियो लगातार जो है ना हमारा डिक्लाइन होता जाता है। महिला और पुरुषों का भेदभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि जन्म के समय, या तो देखो क्या है, अगर मैं पुराने इतिहास की तरफ लेके जाऊं आपको, मैं अथर्ववेद के टाइम पे आप पढ़ोगे तो अथर्ववेद में कन्या जन्म की निंदा लिखी गई है। अथर्ववेद में कन्या जन्म की निंदा लिखी है। उस समय पे क्या होता था? भ्रूण हत्या जैसी टेक्निक तो थी नहीं। भ्रूण हत्या मतलब ऐसा तो था नहीं कि माँ के गर्भ में पहले से पता लगा लो कि बच्चा है क्या। लड़की अगर हो जाती थी ना तो क्या करते थे? ऊपर से पटकते थे उसको, नीचे पटकते ही बच्चा है तो मर ही जाएगा, जाहिर सी बात है, मतलब पटक के मार देना कहने का मतलब। तो शिशु वध जैसी टेक्निक होती थी उस टाइम पे। अंग्रेजों ने शिशु वध पे रोक लगाई थी। ये हमारी सांस्कृतिक चीजों में या सामाजिक चीजों में इन्वॉल्व हुए, और आपको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा कि इसी एक बात के कारण, अकेली ये बात नहीं है, मतलब और भी कारण बात थे, लेकिन उन बातों में से एक बात यह है जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई थी। मतलब उस टाइम पे रूढ़िवादी कंजर्वेटिव टाइप की थिंकिंग के लोग थे। लड़की जन्म की निंदा थी, लड़की हुई है उसको मार दिया गया, बस बात खत्म।
सती प्रथा पे रोक लगाना, इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह, ऐसी बहुत सारी चीजें थी, कहने का सेंस ये है आपका। अच्छा, उसके बाद में क्या कहा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी आई तो गर्भ में ही पहले पता लगाने लग गए, तो उसके कारण हो गया। फिर सरकार ने बहुत सारी योजना चला दी, आजकल तो कह सकते हो कि बल्क में योजनाएं चल रही है लड़की के लिए। अब तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि लड़की के लिए इतनी योजनाएं हो गई है, भविष्य में ना लड़का बुढ़िया होना स्टार्ट हो जाएगी। हम लोगों को ना पहले से पता लगाया जाएगा गर्भ में लड़का हो रहा है, चैप्टर खत्म करो इसका, ठीक है ना। और आने वाले टाइम में शायद मुझे लगता है सरकार को ये योजना चलानी पड़ेगी, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, ठीक है ना। तो अब हमारी मतलब कह सकते हो जद लगी है, जितनी भी योजनाएं पढ़ते हैं उसमें हर जगह लड़की 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 लड़की, अब ज्यादा ही हो रहा है, ठीक है ना। हमें अब कौन हो तुम, लड़का हो कौन हो तुम। और एक मुझे लगता है दुनिया की सबसे वाहियात फिल्म बनी थी, एक वाहियात डायलॉग है जिसका है मर्द मर्द को कभी दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया, हम प्लेटिनम बॉडी के बने हैं, हम स्टील बॉडी के बने हैं, किसने कहा दर्द नहीं होता, होता है भाई, हमारे भी दर्द बराबर बराबर दर्द होता है, बिल्कुल बराबर बराबर होता है। वैसी ही फीलिंग है हमारी, हमें भी रोना आता है। लड़का होकर रो रहा है, रोने का काम तो लड़कियों का है, क्यों उन्होंने पेटेंट करवा लिया, रोने का काम लड़कियों का है। हाँ, इस बात फीलिंग बराबर ही होती है, वो बात अलग है कि दिखाया नहीं जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है, एफर्ट्स उतने ही होते हैं। मतलब इसका कहने का ये नहीं है कि गर्ल्स की आप रिस्पेक्ट मत करो, बहुत रिस्पेक्ट करो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बॉयज को भूल जाओ कि है इनका क्या है। अरे भाई हमारा भी बहुत कुछ है, स्ट्रगल हम भी करते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत एफर्ट्स करते हैं और बताए नहीं जा सकते, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, बहुत सारी सिचुएशंस होती है, बस कहा नहीं जा सकता, वो बात अलग है। तो बॉयज़ की भी रिस्पेक्ट किया करो, समझा करो, हमें हमारी भी मतलब भावनाएं हैं, दर्द होता है, दर्द भी होता है, रोना भी आता है, फीलिंग लेस भी होती है, मूड स्विंग्स भी है, सब चीज़ें सेम ही है, नेचुरल ही है वैसे की वैसी। वो बात अलग है कि कही नहीं जाती, बयां की नहीं जा सकती है, ठीक है ना। तो खैर मॉनिटरिंग की बात की जा रही है हमारे पास में, ठीक है ना। खैर पानीपत इसका सही आंसर है, लिंगानुपात के लिए पानीपत से ही वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो ना उसको स्टार्ट किया गया था आपका, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास में क्या कि जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में हिसार जिले के रोहित नेहरा ने कौन सा पदक जीता है। रोहित नेहरा ने कौन सा पदक जीता, इन्होंने जीता है कांस्य पदक जीता है, ये याद रखना है डियर हमारे पास में, ठीक है ना, कांस्य पदक जीता है, ये याद रखना आप लोग। अगला सवाल है कि हरियाणा के किस जिले के राकेश काद्यन ने हाल ही में विश्व की पहली सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। ऐसे वाले पर्टिकुलर सवाल एचएसएससी के मोस्ट फेवरेट सवाल होते हैं, प्लीज ऐसे सवालों को थोड़ा ध्यान रखा करो आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है ना। चलो सर अगला क्या है, झज्जर, इसका हाँ इसका ठीक आंसर झज्जर रहेगा। राकेश काद्यन ने हाल ही में विश्व की पहली सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया, ये झज्जर से संबंधित है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। हरियाणा में किसके द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु ट्रिप मॉनिटरिंग सर्विस, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है हमारे पास में, वो क्या, ट्रिप मॉनिटरिंग, आप कहीं जा रहे हो तो उसको मॉनिटर करना, किसके लिए मॉनिटर करना, महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए। अब देखो क्या है कि लड़कियां सेफ फील नहीं करती, क्योंकि कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं जो उनको सेफ फील करवाने नहीं देते हैं। वो घर से जा रही है, मेरा वैसे सबको कहना है कि आप जब भी अपने घर से बाहर निकले जाए ना, तो अपने नियर डियर, ठीक है ना, किसी से, जैसे आपका मैं एक बड़ा भाई होने के नाते आपको एक सलाह दे सकता हूँ। किस बात की सलाह, कि आप अपने घर से कभी भी जाएं, अकेले जाएं तो वैसे तो आप बोल्ड होके जा सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं, फिर भी आप सेफ हैं ओके, पर अपनी लाइव लोकेशन अपने नियर डियर को शेयर कर दें, भाई अपने भाई को, अपने पापा को, मम्मी को जस्ट लाइव लोकेशन शेयर कर दें। ये एक्चुअली वही है, ये सेम ही है, ये हरियाणा पुलिस के द्वारा स्टार्ट की गई है। ये अपनी लाइव लोकेशन, आपकी लाइव लोकेशन आप यहाँ पे ट्रिप मॉनिटरिंग सर्विसेज पे डाल दो तो हरियाणा पुलिस आपको ट्रैक करेगी। जब तक आप अपने घर नहीं पहुंच जाओगे तब तक हरियाणा पुलिस आपको ट्रैक करती रहेगी, जस्ट फॉर योर सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर नए हॉस्पिटल खोले जाएंगे, टोटल 3 पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल खोले जाएंगे हरियाणा में। हरियाणा के किस जू में शेरनी सुधा ने पहली बार 2 शावकों को जन्म दिया है, 2 शावकों को जन्म दिया है, और ये रोहतक के अंदर दिया है। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट बात ही है, देख के चलिएगा, क्योंकि हरियाणा राज्य के अंदर ना एक भी टाइगर रिजर्व सेंटर नहीं है। टाइगर रिजर्व सेंटर हरियाणा में एक भी नहीं है। नेशनल पार्क है हरियाणा में बस केवल, और वो भी 2 ही नेशनल पार्क है, शायद अगर आपको पता हो तो। ये जू है, चिड़ियाघर है, ध्यान रखना। पर नेशनल पार्क हरियाणा में कितने हैं, हरियाणा के अंदर अगर आप कहते हो कि नेशनल पार्क कितने हैं, तो नेशनल पार्क जो है ना हरियाणा में 2 ही है। एक तो कौन सा है सर, एक तो है सुल्तानपुर वाला हो गया,
तो आपको याद ही है। और दूसरा कौन सा याद है आपको? दूसरा याद है आपका कलेसर नेशनल पार्क, ठीक है ना, कलेसर वाला जो यमुनानगर के अंदर पड़ता है। तो केवल 2 ही नेशनल पार्क है हरियाणा के अंदर। हरियाणा राज्य एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के नए चेयरमैन अभी हाल ही में कौन बने हैं? यानी कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के नए चेयरमैन अभी हाल ही में बने हैं, जिनका नाम था आदित्य देवीलाल चौटाला। हालांकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है ना, तो अभी के लिए ये पद नहीं है। इसको एक बार छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, इसको बाद में अपडेट करते हैं। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इस्तीफा देके इन्होंने फिर दोबारा से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन कर ली थी, तो इस्तीफा दे दिया। वो क्वेश्चन एक बार छोड़ना, वो पोस्ट अभी के लिए वैकेंट है आई थिंक। सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? विच स्टेट हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट एनिमल हस्बेंड्री स्टेट अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ जो पशुपालन राज्य का पुरस्कार जो है ना वो किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है किसको? हरियाणा राज्य को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ पशुपालन। अच्छा, पशुपालन में तो सबसे बेस्ट राज्य का अवार्ड मिला हरियाणा को, लेकिन एग्रीकल्चर में सबसे बेस्ट राज्य को अवार्ड मिला महाराष्ट्र को। ये दोनों याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। एग्रीकल्चर में सबसे बेस्ट राज्य को अवार्ड मिला है महाराष्ट्र को, और एनिमल हस्बेंड्री के मामले में सबसे बेस्ट मिला है ना वो किसको मिला है? वो अपने हरियाणा राज्य को मिला है, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन के मामले में। किस हरियाणवी पहलवान जिनका नाम विनेश फोगाट है, इन्होंने स्पेन ग्रैंड प्रिक्स 2024 में कौन सा पदक जीता है? स्पेन ग्रैंड प्रिक्स में जो है ना इन्होंने अभी रिसेंटली जो है ना वो गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि इसको कहेंगे हम लोग क्या, स्वर्ण पदक जीता है विनेश फोगाट ने। और विनेश फोगाट हरियाणा के चरखी दादरी के बलाली की है। कल ही पता नहीं परसों की क्लास का हमने एक सवाल पढ़ा था, 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था, अगर आपको याद हो तो। हरियाणा का पहला पीएम दिव्यासा केंद्र जो है ना किस जिले में खोला जा रहा है? तो पीएम दिव्यासा केंद्र जो है ना, राधे राधे डियर, तो इसका ठीक आंसर रहेगा आपका महेंद्रगढ़ के अंदर। ये जो दिव्यांग पर्सन है ना उन लोगों के लिए खोला जा रहा है पीएम दिव्यासा केंद्र। और कहां पे सर? महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ के अंदर हरियाणा के अंदर कोई यूनिवर्सिटी भी है क्या सर? हाँ, महेंद्रगढ़ के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम आप लोगों को याद रहना चाहिए, क्या है? तो इस यूनिवर्सिटी का नाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब हरियाणा की एकमात्र, वो महेंद्रगढ़ के अंदर है, ठीक है। आओ थोड़ा सा रैपिड फायर लेके चलते हैं, ठीक है ना। रैपिड फायर मतलब क्वेश्चन और आंसर के साथ में मल्टीपल क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। इनको ज्यादा डिटेल से हम लोग पर डे की क्लासेस में जान ही चुके हैं, तो थोड़ा रैपिड फायर राउंड ले लेते हैं इनका। हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय न्यूजीलैंड के मेसी यूनिवर्सिटी के साथ में मोरिंगा पर मौसम के प्रभाव पर शोध करने वाले हैं? मतलब हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी होगी? न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी का नाम तो मेसी यूनिवर्सिटी है। ये दोनों बेसिकली जो आपके एनवायरमेंटल इफेक्ट है इसके ऊपर स्टडी करने वाले हैं। तो ये है हरियाणा की यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, HAU के नाम से इस यूनिवर्सिटी को आप लोग जानते हैं। साथ के साथ में सभी बच्चे आंसर जरूर करें, जितने भी आप लोग लाइव हो आप आंसर करिएगा, ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि मेरे को कितनी चीजें आती है, सही कितना जा रहा है, गलत कितना जा रहा है, गेस कर सकते हो एक प्रकार से, है ना। अगला सवाल ये हिसार में पड़ती है। एशिया की सबसे बड़ी सेब मंडी के पहले चरण के निर्माण कार्य का उद्घाटन जो है ना वो किसने किया है? यानी कि हु इनॉग्रेटेड द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ एशियाज लार्जेस्ट एप्पल मार्केट। तो एशिया की लार्जेस्ट एप्पल मार्केट है ना, इसका कंस्ट्रक्शन, ये पहला चरण नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के अंदर जो है ना इसका उद्घाटन किया है। याद रखना आप लोग, नायब सिंह सैनी हरियाणा के करंट मुख्यमंत्री है, इनके द्वारा। हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को नौकरी में कितने परसेंटेज की आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इनको अग्निवीरों को जो है ना 10% आरक्षण देने की घोषणा की है, ये याद रखना। ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। किस हरियाणवी को APC ने साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि चुना है? तो इसको चुना है दीपा मलिक को चुना गया है। ये हरियाणा के सोनीपत के भैंसवाल कला की रहने वाली है। हरियाणा सरकार ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र बलों के युद्ध के शहीद परिवारों के अनुकंपा की नियुक्ति नीति 2023 का नाम जो है ना बदल के क्या कर दिया है? भाई मान लेते हैं कि कोई सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र बल है, युद्ध में जो शहीद हो गए उनके परिवार को जो अनुकंपा के आधार पर जो जॉब दी जाती थी, उनकी जो जॉब वाली लिस्ट है या उनका नाम है, अब क्या कर दिया, उनका नाम अब हो गया वीर शहीद सम्मान योजना। कोई परिवार जो पीछे बचा उनको जॉब दी जाती है ना, कहते हैं अनुकंपा के आधार पे उसको जॉब मिली है, पर अब उसका नाम क्या हो गया? वीर शहीद सम्मान योजना के तहत उसको जॉब मिली है, उसको मतलब ऐसा बोला जाएगा, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। जय मां सरस्वती, नीरज भारद्वाज जी। अगला है कि हरियाणा में 31वें 3 दिवसीय मैंगो मेले का आयोजन कहां पे किया गया?
तो मैंने अपनी कई क्लासेस में आपको बता रखा है कि हरियाणा के अंदर जो मैंगो फेस्टिवल है वो कहाँ पे लगता है, पंचकुला। पंचकुला के यादवेंद्र गार्डन के अंदर जो ना वो मैंगो फेस्टिवल लगा है, और इसका ठीक आंसर क्या रहेगा, पिंजौर के अंदर, पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन के अंदर, ठीक है ना। राधे राधे आजाद बूरा जी। अगला है कि हरियाणा में 13 जुलाई 2024 को कौन से राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हरियाणा में इस बार कौन सा वन महोत्सव लगा था, इस बार हरियाणा में 75वां वन महोत्सव था। हरियाणा में वैसे तरु दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, तरु दिवस हरियाणा में 15 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। तरु का मतलब होता है हरा भरा पेड़, तरवर की छाया करके आपने सुना भी होगा, है ना। तो तरु दिवस हर साल हरियाणा में 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, ये याद रखना। हरियाणा के किस संस्थान को जुलाई 2024 में गोल्ड कैटेगरी में स्कॉच अवार्ड मिला है। तो हरियाणा का जो राज्य स्तरीय अवार्ड मिला है शिक्षा बोर्ड को। वैसे तो इसको जो अवार्ड मिला है ना उसकी वजह जान के तो आप लोगों को हंसी आ ही जाएगी। ये अवार्ड इसलिए मिला, कहते हैं इन्होंने नकल रहित परीक्षा करवाई है। ये गोल्ड कैटेगरी में स्कॉच अवार्ड मिला कि इन्होंने कोई भी नकल नहीं करवाई, नकल रहित सारी परीक्षा करवाई, इस करके इसको गोल्ड अवार्ड दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा रियलिटी में आपको ही पता है कि कितना का है नकल वाला रोकने वाला काम। हरियाणा में अब सरपंच बिना ई टेंडर के कितने रुपए तक का काम करा सकेंगे, बिना ई टेंडर के जो सरपंच लोग हैं ना हरियाणा में वो 21 लाख रुपए तक का काम करा सकेंगे। एक नया नियम आया जिसमें शुरुआती केवल 2 लाख रुपए तक का काम करवा सकेंगे, बाकी इसके बाद में सारा ठेका लिया जाता था, टेंडरिंग के थ्रू काम होता था, कंपनियां या ठेकेदार करते थे। सरपंचों ने प्रोटेस्ट किया तो इसको 5 लाख कर दिया बढ़ा के। इलेक्शन से जस्ट पहले जो ना इसको कर दिया गया था 21 लाख रुपए कर दिया था। तो सरपंच बिना ई टेंडर के अब 21 लाख रुपए तक का अपने क्षेत्र में काम करवा सकेंगे। इससे ऊपर का काम होगा वो टेंडरिंग माध्यम से होगा वो, ठीक है। हरियाणा में छात्रों की बस पास सुविधा 60 किलोमीटर से बढ़ा के कितनी कर दी गई। अब छात्र मतलब पहले आपको याद होगा कि या हो सकता है आप में से कोई बच्चा अभी भी कॉलेज स्कूल में जैसे जा ही रहा है हमारे पास से, ठीक है ना। तो वो क्या रहेगा हमारे पास में कि 60 किलोमीटर तक की जो है ना बेसिकली बस सुविधा 60 किलोमीटर तक का ही पास बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनने वाला है हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है ना। तो 60 किलोमीटर से ज्यादा जो है ना वो किलोमीटर पे अब आप 150 किलोमीटर तक पास बना सकते हो, ये याद रखना है डियर हमारा, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, पहले 60 था अब जो है ना 150 किलोमीटर कर दिया गया है। हरियाणा में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छे से आपके एग्जाम के लिए आ सकता है ये सवाल। अभी हमारे हरियाणा के नए चीफ जस्टिस बने हैं कौन, जस्टिस शील नागू जी बने हैं, ये याद रखना आप लोग। जस्टिस शील नागू जी हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं, हरियाणा के नए, अभी देखो ये विकास बने हैं, वैसे तो पंकज, हाँ निर्वाचन सही है, माफ करना, हरियाणा के इलेक्शन नहीं, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी पूछे तो विकास जोशी सी है, लेकिन ये चीफ इलेक्शन का ऑफिसर है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। एचटेट एग्जाम जो बच्चा दे रहा है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, प्लीज थोड़ा इसको याद रखना। इस बिहाफ का एक पहले क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं एचटेट वालों के लिए, मैंने एक अलग से अपॉइंटमेंट का वीडियो है वो मैं मोस्ट प्रॉब्ली कल परसों तक जो है ना अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। आई विल ट्राई कि मैं उसको जल्दी अपडेट करूं आपके लिए। जुलाई 2024 में हरियाणा के किस पूर्व विधायक का निधन हो गया था, तो रणधीर सिंह जो है ना ये हरियाणा के पूर्व विधायक थे, इनका निधन हो गया था जुलाई 2024 में। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहां पे किया गया, यानी कि इन विच सिटी ऑफ हरियाणा वाज एशियाज फर्स्ट हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी इनोग्रेटेड। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर जो ना ये प्री क्लिनिकल फैसिलिटी का जो आपका सेंटर है या नेटवर्क सुविधा है इसका इस्तेमाल किया गया फरीदाबाद के अंदर। और फरीदाबाद के अंदर ही इस बार जनवरी 2024 में साइंस इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ था, और दूसरा फरीदाबाद में ही इस बार 37वां नंबर का सूरजकुंड मेला हुआ था। तंजानिया उसका पार्टनर देश था, गुजरात उसका जो ना वो थीम राज्य था, याद रखना आप। यूरोप महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत जिसका नाम है एल्नुस, एल्नुस को फतेह किसने किया है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सवाल आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, प्रोफेसर मनोज कुमार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखना ऐसे सवालों को। जॉर्डन में आयोजित अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में अनिरुद्ध गुलिया ने कौन सा पदक जीता है, तो अनिरुद्ध गुलिया ने पदक अभी रिसेंटली जीता है गोल्ड मेडल। ए वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। 3 नए कानून के तहत हरियाणा में पहला केस किस जिले में दर्ज किया गया। आप सबको पता है कि हरियाणा राज्य के अंदर जो ना 3 नए, मतलब हरियाणा क्या पूरे भारत में ही आ गए हैं,
भारतीय न्याय संहिता जो है ना BNS आ चुका है अभी। पहले IPC चलता था, इंडियन पिनल कोड, जिसको उर्दू में हम लोग ताज़ीरात हिंद कहा करते थे, लेकिन वो अंग्रेजों के ज़माने की बात थी, 1860s की बात थी। लेकिन अभी हमारे पास में बात आ गई है, हमारे नए कानून 2023 में इनकी घोषणा हो चुकी थी, 24 जुलाई से जो है ना लागू हो चुके हैं। सोनीपत में इसमें जो है ना सबसे पहला केस है दर्ज किया गया है BNS के तहत। नई दिल्ली में आयोजित आयुष्मान भारत गुणवत्ता संस्था स्वास्थ्य कार्यक्रम में हरियाणा के कितने अस्पतालों को पुरस्कृत किया गया है? हाउ मेनी हॉस्पिटल ऑफ हरियाणा हैव बीन अवॉर्डेड इन द आयुष्मान भारत क्वालिटी हेल्थ प्रोग्राम हेल्ड इन न्यू दिल्ली? टोटल 3 हॉस्पिटल को सम्मानित किया गया। एक बात याद रखना, आयुष्मान भारत योजना जो है ना, इसके तहत क्या है, 5 लाख रुपए तक का इलाज है ना फ्री किया जाता है। हरियाणा सरकार का टारगेट है, एक नया करंट अफेयर बताता हूं, कि इस 5 लाख को बढ़ा के टोटल 10 लाख कर दिया जाएगा इन फ्यूचर के लिए। और 70 साल से ऊपर के जो भी हैं उन सबको इस सुविधा का लाभ फ्री मिलेगा। मतलब इन द सेंस क्या कि उनको कोई भी क्राइटेरिया में नहीं डाला जाएगा, कोई कंडीशन नहीं है उनके लिए। जैसे नॉर्मली क्या कंडीशन है सर? नॉर्मली कंडीशन ये है कि जिनका इनकम जो है ना 1,80,000 तक का है, आई मीन जो अंत्योदय परिवार में आते हैं ना, वो लोग तो क्या करेंगे वो लोग तो इस 5 लाख रुपए तक का लाभ उठा सकेंगे। 5 लाख से ऊपर वाले जितने भी है वो इसका लाभ नहीं उठाते, मतलब सॉरी 1,80,000 से ऊपर वाले ना, उनको ये लाभ नहीं मिलता। हालांकि सरकार ने ऐसा कहा था कि 1,500 रुपए साल के दे देना, और जिनकी 3 लाख तक इनकम है वो भी इसका लाभ उठा सकता है। पिछली सरकार ने ऐसा कहा था, मतलब पिछली विधानसभा के अंदर ये घोषणा हुई थी। ये तो 3 को जो ना, और हरियाणा में इसको चिरायु योजना कहते हैं, आयुष्मान भारत योजना इसमें नहीं कहते, हरियाणा का नाम चिरायु है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है आपसे भी। ट्रैक एथलीट पेरिस ओलंपिक खेलों में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में स्पर्धा में क्वालिफाई किसने किया? किरण पहल ने। थोड़ा सा हम रैपिड फायर चल रहे हैं, ठीक है ना, और थोड़ा हम लोग इंक्रीज जो है ना करते जा रहे हैं, ये याद रखना आप लोग। गीता आंतिल नाम की एक बच्ची है, वो कह रही है मैथ कैसे स्कोर बढ़ाऊं, वो कैसे करूं, उससे बातें कर रही है, ठीक है ना। पहले पूछ रही है कि तेरा तो बहन एचटेट क्लियर है, तो तू क्यों पढ़ रही है? पहला तो सवाल ये आ गया, उसको ये हो गया कि ये तो पास है तो फिर क्यों पढ़ रही है? दूसरों में हमारी ताका जाकी बड़ी रहती है, इंसान की प्रवृत्ति यही है, खुद कौन देख, हम उसको देख रहे होते हैं। हालांकि तो क्या है कि क्लास चल रही है तो क्लास में ठीक ढंग से पढ़ना चाहिए, मन लगा के, कि खुद से ध्यान देना चाहिए, सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन क्या पढ़ा रहे हैं, उसको ये देख रही कि अरे वो क्यों आई आज, उसका तो क्लियर है, चलो ठीक है। अब ये है कि उसमें कैसे करें, ऐसे कैसे करें, बातें लगी हुई है आराम से। बहन मेरी, बड़ी बहन, छोटी बहन, मेरा एक सलाह है तुम्हें, इसका नंबर ले ले और फोन पे बात कर लो आपस में, वो मच बेटर होगा, ठीक है ना, की बजाय ऐसे पब्लिकली ऐसे काम किया जाए तो इसका ठीक आंसर किरण पहल हो गया। हरियाणा के हिसार में स्थित खेदड़ थर्मल प्लांट में कितने मेगावाट की नई यूनिट जो है ना वो सेटअप की गई है? तो इसका ठीक आंसर क्या रहेगा? इसका ठीक 800। अब ये बहुत गजब का सवाल हो जाएगा। क्या गजब का सवाल हो जाएगा सर? ऑलरेडी हरियाणा हिसार के अंदर जो है ना वो 1200 मेगावाट का एक खेदड़ थर्मल प्लांट है, ऑलरेडी 1200 मेगावाट का है, लेकिन उसमें 800 मेगावाट और एड ऑन करने के लिए बात की गई है, तो मतलब टोटल 2000 मेगावाट ये हो जाएगा, इन फ्यूचर के लिए हो जाएगा, ये याद कर लेना। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है सर? दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि एक दीन बंधु छोटू राम थर्मल प्लांट है, जो हरियाणा का सबसे छोटा थर्मल प्लांट है, यमुनानगर में पड़ता है, उसमें भी 800 मेगावाट की कैपेसिटी बढ़ाने की बात की गई है, और उस पर तो काम भी स्टार्ट हो गया। बेल कंपनी, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी, उसको ठेका भी दे दिया गया है, ठीक है ना, और इसमें भी हो गया स्टार्ट आपका, ये याद कर लेना। और ये हिसार के बरवाला में खेदड़ है, बरवाला ब्रांच जो है ना, नहर ब्रांच है, बाखड़ा की ब्रांच, उससे इसमें पानी आया करता है। किस हरियाणवी के द्वारा प्रकाशित कहानी संग्रह सर्दी की एक रात, इसका विमोचन किया गया? तो न्यूली कुछ बुक्स वगैरह होती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा कि डॉक्टर ओम प्रकाश कात्यायन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास में बी है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। हरियाणा सरकार ने हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन को बढ़ा के कितना कर दिया है? हिंदी आंदोलन के अंदर जितने भी लोग थे उनकी पेंशन को बढ़ा दिया गया, पेंशन को बढ़ा के उनका कर दिया गया है कितना? 20,000 रुपए कर दिया गया है उनकी पेंशन को बढ़ा के। स्वतंत्रता सेनानी और उनके आश्रित है, फ्रीडम फाइटर्स थे और उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी भी पेंशन को बढ़ा दिया गया और उनकी पेंशन को बढ़ा के 40,000 रुपए कर दिया गया है, ये याद कर लेना है डियर हमारे पास में, ठीक है ना। चलो सर जी, अगला है हमारे पास में कि हरियाणा सरकार ने शहीदों की अनुग्रह राशि, अब शहीदों को जो ग्रांट वगैरह मिला करते थे तो ना, उसके लिए क्या रहेगा हमारे पास में?
सर जी ये तो कंपनी को दी है ना, पावर प्लांट छोटू राम, हाँ बेल कंपनी को दी है, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी, उनको ठेका दिया है कि इसको इम्प्रूवमेंट किया जाए, 800 मेगावाट इसमें और बढ़ा दिया जाए। 1 करोड़ शहीदों की अनुग्रह राशि, शहीद होने पे 1 करोड़ जो है ना वो मिलेंगे। अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में अंतिम कुंडू ने कौन सा पदक जीता? हालांकि अंतिम कुंडू ने ओलंपिक में तो कोई मेडल नहीं ले पाई थी, लेकिन अंडर 23 के एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने जो है ना पदक जीता था, कौन सा? गोल्ड मेडल जीता था अंतिम कुंडू, ठीक है। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में भूजल स्तर कितने नीचे चला गया? ग्राउंड वाटर लेवल की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा में ना 70 मीटर, मतलब 72 मीटर से भी नीचे जो है ना हरियाणा का ग्राउंड वाटर हो गया है। 72.47 मीटर जो है ना फिट जो है ना, इतना हरियाणा का पानी नीचे जा चुका है आपका। तो काफी ज्यादा ये चिंता की बात है, हरियाणा का इतना ग्राउंड वाटर लेवल लगातार डाउन जाता जा रहा है। क्या आपको याद है हरियाणा में पानी को बचाने के लिए कोई योजना स्टार्ट कर रखी है क्या हम लोगों ने? हाँ, एक योजना को स्टार्ट कर रखा है हमने, जिस योजना का नाम है हमारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना जो है ना, इस योजना का नाम है। इसमें चावल ना लगाने पे हरियाणा सरकार क्या करती है? 7,000 रुपए प्रति एकड़ दिया करती है। चावल ना लगाने पे हरियाणा सरकार 7,000 रुपए प्रति एकड़ देती है इस योजना के अंदर। हरियाणा के किस जिले में 20 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र बनाए जाने की योजना है? तो 20 एकड़ के अंदर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र बनेगा कुरुक्षेत्र में। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज देयर अ प्लान टू बिल्ड एन इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर ऑन द 20 एकड़। तो 20 एकड़ के अंदर जो है ना ध्यान केंद्र बनेगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। कुरुक्षेत्र में ही अभी 28 तारीख को ही, आने वाली 28 को ही, 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव है वो स्टार्ट किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव स्टार्ट तो किया जा रहा है, ठीक है। उस अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव के अंदर उसका उद्घाटन कौन करेंगे? हरियाणा के राज्यपाल साहब करेंगे। पार्टनर देश कौन सा होगा? तंजानिया। पार्टनर जो स्टेट होगा वो कौन सा होगा? उड़ीसा होगा। ये बात भी आप याद कर लेना, इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल, ठीक है। काफी ज्यादा जरूरी है ये वाला भी सवाल। नीरज चोपड़ा ने पाओ नूर्मी गेम्स में कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने पाओ नूर्मी गेम्स में जो ना गोल्ड मेडल जीता है, ये याद रखना आप लोग। नीरज चोपड़ा अभी रिसेंटली ओलंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल लेके आए थे 89.45 मीटर का जेवलिन थ्रो करके। और इसके अलावा ये हरियाणा के कहाँ के हैं? पानीपत के रहने वाले हैं, पानीपत के खंडरा गांव के रहने वाले हैं। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर भी है। इसका मतलब है कि स्विट्जरलैंड के अंदर भारतीय पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग घूमने जाएं, तो स्विट्जरलैंड में भी जाएं। स्विट्जरलैंड में जाने से फायदा क्या होगा? तो वहां की इकोनॉमी है वो बूस्टअप होगी अगर यहां से लोग जाते हैं तो। हरियाणा के सिरसा की खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीतने के साथ साथ ओलंपिक कोटा हासिल किया था। इनका नाम भजन कौर था। हालांकि इनको कोई मेडल नहीं मिला था ओलंपिक के अंदर। एटीपी चैलेंजर टेनिस खिताब किस हरियाणवी खिलाड़ी ने जीता था? सुमित नांगल ने जीता था, ये सुमित नांगल ने, ठीक है। हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध में संलिप्त मोबाइल नंबर को ब्लॉक करने में देश भर में कौन सा स्थान जो है ना वो लिया है? देश भर में पहला स्थान लिया। साइबर क्राइम, ये दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। साइबर मतलब होता है इंटरनेट, यानी कि आईसीटी वर्ड समझो आप लोग। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं आईसीटी को हम लोग। और इंटरनेट के थ्रू क्राइम मतलब अपराध है, तो जिस अपराध में इंटरनेट का सहारा ले लिया जाए वो हो गया साइबर क्राइम हो गया। मान लेते हैं कि इंटरनेट का सहारा लेके हमारे अकाउंट्स के साथ फ्रॉड हो गया, अकाउंट से पैसे उठा लिए गए, हमारी लोकेशन ट्रैक कर ली गई। मेरा कंप्यूटर है जिसको मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन आपने अनऑथोराइज्ड वे से मेरा कंप्यूटर आप यूज करने लग गए, तो ये एक प्रकार का क्या होगा? साइबर क्राइम बोल दोगे इसको आप लोग। इन्हीं को रोकने के लिए मोबाइल नंबर होते हैं, मतलब देखो कैसे करते हैं लोग, फ्रॉड करते हैं, कॉल के थ्रू कर लेते हैं। कुछ कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या जिनको बहुत ज्यादा इसकी समझ नहीं होती है आईटी वर्ड की, उन लोगों के साथ ये फोन करके फ्रॉड किया करते हैं। और ऐसे लोगों को जो है ना फ्रॉड से मतलब ऐसे जो नंबर थे ना उनको ब्लॉक किया है। ऐसे ब्लॉक करने के मामले में हरियाणा पुलिस जो है ना वो पूरे भारत में नंबर 1 है। और एक बात और याद रखना आप लोग, हरियाणा पुलिस के डीजीपी कौन है? इनका नाम है शत्रुजीत सिंह कपूर, ठीक है ना। डीजीपी इसका मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ऐसी पोस्ट जो पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे ऊपर आती है, याद रखना। हरियाणा पुलिस कब बनी थी सर? 1966 के अंदर बनी थी, ये भी याद कर देना जी हमारे पास में, ठीक है ना। चलो सर जी, हमारे पास में अगला क्या रहेगा हमारा? हरियाणा में हिसार में 1200 वाट का जो थर्मल प्लांट है वो राजीव गांधी थर्मल प्लांट है ना। हाँ डियर, वही है पूजा। और उसमें और एड ऑन किया जाएगा 800 मेगावाट, उसमें और एड ऑन कर देंगे तो टोटल 2000 मेगावाट हो जाएगा, ठीक है।
मिक्स मार्शल आर्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष जो है ना वो कौन बने हैं? तो इसका ठीक आंसर रहेगा, क्या रहेगा? इसका ठीक आंसर रहेगा संग्राम सिंह, ठीक है ना, संग्राम सिंह इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा। हरियाणा सरकार ने सरकारी विभाग से संबंधित आम जनता की समस्याएं दूर करने के लिए किसका गठन किया है? तो देखो, आम लोगों की कुछ प्रॉब्लम होती है, जस्ट लाइक जैसे नहर में पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, खेतों के रास्ते पक्के नहीं है, समथिंग ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो उन प्रॉब्लम को जो है ना के लिए एक समाधान प्रकोष्ठ जो है ना इसका गठन किया है सरकारी विभागों से संबंधित। डिपार्टमेंटल इशू होते हैं, डिपार्टमेंट बजट जारी नहीं करता है, योजना, मान लो किसी क्षेत्र में बिजली नहीं आ रही, ट्रांसफार्मर खराब हुआ पड़ा है, बहुत दिनों से खराब पड़ा है, उसके बारे में कुछ संज्ञान ले ही नहीं रहे हैं, तो उसके लिए जो है एक समाधान प्रकोष्ठ है, इसका गठन किया है अभी हाल ही में। मोदी सरकार 3.0 में हरियाणा के किस सांसद को ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय सौंपा है? बड़ा अच्छा सवाल है। इस सवाल का ठीक आंसर क्या रहेगा? मनोहर लाल जी को। मनोहर लाल जी को जो है ना ये हरियाणा के करनाल लोकसभा क्षेत्र से जीते हैं। हरियाणा के पिछले 9.5 साल तक लगभग जो ना मुख्यमंत्री रहे थे। काका इनका उपनाम था, ताऊ भी आपा कहने ही लग गए थे इनको, लगभग ज्यादा साल हो गए, पहले तो काका थे, काका से ताऊ बन गए, समझ लो 9.5 साल रहे लगातार, तो है ना। अगला सवाल है कि मोदी सरकार 3.0 में हरियाणा के किस सांसद को सहकारिता मंत्रालय मिल गया? तो इनको मिला कृष्णपाल गुर्जर साहब को मिला, कृष्णपाल गुर्जर साहब को मिला। और जो अभी एचएससी का मतलब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इसके नए चेयरमैन कौन बने? तो इसके चेयरमैन नए बने हिम्मत सिंह। मेरा एक होमवर्क का सवाल है आपके लिए, इसी में ही आप बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में, हिम्मत सिंह हरियाणा के किस जिले से हैं? ठीक है ना, हरियाणा का किस जिले से? चलो जिला मैंने बताता हूँ, कैथल। आप गांव बता देना, कौन से गांव से है ये बताना मुझे आप लोग, ठीक है ना। ये थोड़ा मैंने डेप्थ पूछ लिया, बता सकते हो तो बताना। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने किस विधानसभा से विधायक के रूप में शपथ ली है? तो देखो ऐसा था, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वर्तमान में तो जो है ना वो विधायक बने हैं कहाँ के, मतलब लाडवा से विधायक बने हैं। लेकिन आपको याद हो तो इससे थोड़े दिन पहले, ये 5-6 महीने पहले ना लोकसभा चुनाव हुए थे ना, उस लोकसभा चुनाव के अंदर जो है ना इन्होंने क्या कही थी, करनाल से उपचुनाव लड़ा था, तब ये करनाल से शपथ ली थी। इस बात को ध्यान से रखना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। हुआ क्या था हरियाणा के अंदर ना, मार्च अप्रैल के दौरान आप लोगों को शायद याद होगा तो गठबंधन की सरकार चल रही थी, बीजेपी के साथ जेजेपी मिली हुई थी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे। गठबंधन को तोड़ा, दुष्यंत चौटाला को साइड किया, मुख्यमंत्री जो थे ना उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देके नए मुख्यमंत्री बने, नायब सिंह सैनी बने। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने तो वो एक्चुअली कुरुक्षेत्र सीट से लोकसभा के मेंबर थे, हरियाणा की किसी भी विधानसभा सीट से विधायक तो नहीं थे। क्या होता है कि कोई मुख्यमंत्री तो बनाया जा सकता है, ठीक है उसको, लेकिन उसको अगले 6 महीने के अंदर किसी ने एक सीट से विधायक बनना जरूरी होता है। वैसे तो हरियाणा के इलेक्शन में लगभग 6-7 महीने का समय बचा था, तो चाहते तो मेजोरिटी के हिसाब से वो ना भी इलेक्शन करवाते तो चल जाता। लेकिन अच्छा, करनाल से ही विधायक कौन थे? करनाल से विधायक थे मनोहर लाल खट्टर जी। उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, वहां से मुख्यमंत्री पद से भी दिया, करनाल की विधानसभा सीट से भी इस्तीफा दे दिया। लकीली ऐसा हो रहा था कि मार्च के बाद अप्रैल मई में तो इलेक्शन होने थे 1.5-2 महीने में, तो मई में क्या हुआ, जो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव हुए थे ना 25 मई को हरियाणा में वोटिंग हुई थी 2024 में, तो क्या हुआ कि उसी टाइम पे ही करनाल में बाई इलेक्शन भी करवा लिए। बाई इलेक्शन मतलब क्या है, हरियाणा में उपचुनाव भी करवा लिए। वहां से करनाल से ही नायब सिंह सैनी जीत गए, इसलिए हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, मतलब मुख्यमंत्री रहे थोड़े दिनों के लिए, फिर से चुनाव, अब हरियाणा में ऑफिशियल चुनाव होने ही थे अक्टूबर में, 5 अक्टूबर को चुनाव हुए थे, 8 अक्टूबर को रिजल्ट आया। तब ये कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा सीट है, वहां से जीते हैं ये। हरियाणा का गृह मंत्रालय इन्हीं के पास में है, वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। तो इन्होंने फिर अब तो लाडवा से है ये। तो इस सवाल का मर्म समझना क्या है, मतलब इसमें थोड़ा एक एड ऑन कर देते थोड़ा बहुत हम तो ज्यादा ठीक रहता भाई। 14वीं विधानसभा के अंदर जो है ना कहां से जीते थे, अब 15वीं विधानसभा है तो थोड़ा ज्यादा ठीक रहता है हमारे पास में, है ना। चलो सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास में वो क्या रहेगा, हमारे पास में वो रहेगा कि ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप जो है ना उसमें निशानेबाज सरबजोत सिंह है, उन्होंने कौन सा मेडल जो है ना वो जीता है? तो उन्होंने मेडल जीता है क्या, स्वर्ण पदक जीता है, ये याद रखना आप लोग। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना हमारे पास में वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, आप लोगों को शायद ये याद करना है कि सरबजोत सिंह का नाम आपके कानों में शायद पहले भी पड़ा है। कब पड़ा है? जब मैंने ओलंपिक पढ़ाया ना, तब इनका नाम आपके कानों में पड़ा होगा। ओलंपिक के टाइम पे मैंने एक बात छोटी सी आपको बताई थी,
कि एक मनु भाकर है ना, वो अकेली 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर मेडल लेके आई है। कौन सा मेडल लेके आई है? वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है। लेकिन मनु भाकर के साथ अंबाला के सरबजोत सिंह ने, दोनों ने 10 मीटर के मिक्स्ड इवेंट में कांस्य पदक जीता है। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अकेले भी जीता और मिक्स्ड वाले में भी जीता है। तो दोनों पॉइंट आप लोगों के लिए जरूर याद रखने हैं, अच्छा सवाल बन सकता है। किस हरियाणवी ने सेनानियों पर लेख लिख हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लंदन में नाम दर्ज करवाया है? डॉक्टर मंजू तोमर ने जो है ना ये नाम दर्ज करवाया है। ये हरियाणा के किस जिले के निशांत देव ने बैंकॉक में आयोजित बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जो पदक पेरिस ओलंपिक में कोटा हासिल किया था करनाल में, हालांकि इनके पास कोई मेडल नहीं आया था ओलंपिक में। तो किस यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित एकीकृत धान थ्रेसर मशीन को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से पेटेंट मिला है? तो ये HEU यूनिवर्सिटी है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के किस वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर 4 प्रस्तावित बांध के निर्माण पर रोक लगाई थी? कल्लेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। ध्यान रखना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, आप यूं मान के चलो ये पूरा एरिया बायोस्फीयर है जिसमें हम और आप रह रहे हैं। उसके अंदर का जो एरिया है उसको नेशनल पार्क कहते हैं। हाईली प्रोटेक्टेड एरिया है, ग्रेजिंग अलाउड नहीं है, मतलब आप अपनी गाय भैंस बकरी ले जाके वहां पे आप चराने नहीं जा सकते हैं। और इसमें एक्चुअली वही प्रजातियों को रखा जाता है जो कि बिल्कुल खतरे के निशान पे आ चुकी है, तो उनको संरक्षण देने के लिए रखा जाता है। इसके बाद में जो इसके बाहर का जो एरिया वो बफर जोन होता है, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल देते हैं। वहां पे ग्रेजिंग अलाउड है, कुछ लोगों को जा सकते हो, आ सकते हो, घूमने जा सकते हो। अब जैसे मान लेते हैं कुछ जनजाति वगैरह रह रही है, बहुत सारे कई बार गांव वगैरह भी होते हैं, कुछ पहाड़, कुछ राज्यों में आपने सुना होगा मानव का, इनका हाथियों का आपस में जो है ना वो ऐसे झड़प सी होती रहती है जंगलों में, मतलब गाँव में शेर आ गया, घुस गया, बाघ आ गया। तो ये वाइल्ड लाइफ के अंदर कुछ गाँव भी बसे होते हैं, जनजातियां आमतौर पर रहती है। वाइल्ड लाइफ के अंदर भी प्रोटेक्शन होती है, लकड़ी काट सकते हैं, इमारती लकड़ी मतलब मकानों के लिए और के लिए, पर बात ये आती है कि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि मतलब काटते गए तो काटते ही गए। तो ऐसा ही वन्य जीव अभ्यारण्य, ध्यान रखना, वन्य जीव अभ्यारण्य कल्लेसर है और कल्लेसर के नाम से ही एक नेशनल पार्क भी है। इस बात को थोड़ा फोकस रखना आप लोग, ठीक है। यहां पे 4 बांध बनाए जा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। उसकी वजह क्या है? अच्छा, बांध बन रहे हैं, आपके बांध बन रहे हैं तो आपका आना जाना गतिविधि बहुत हो रही है आपकी गाड़ी बाइक से एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपकी गतिविधियों से इशू क्या हो रहा है, यहाँ के जीव जंतु है ना वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, और उनकी डिस्टर्बेंस तो फिर बर्दाश्त ही नहीं करनी। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों बनाई आपने? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए बनाई ना आपने कि जंगली जीव जंतुओं को एक नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जा सके और उनको जो है ना ग्रो किया जा सके, उनकी प्रजाति को संरक्षण किया जा सके। क्योंकि SDG गोल आपने पढ़े होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसके अंदर आपने 2 गोल ऐसे भी पढ़े होंगे, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ अबोव वाटर। तो जीव जंतुओं का पानी के नीचे जो रह रहे हैं, ऊपर भी रह रहे हैं जीव जंतु, उनका भी संरक्षण करना है आपको। 2030 तक को पूरा करने का टारगेट लेके चल रहे हैं हम लोग। तो कल्लेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और सुप्रीम कोर्ट से एक सवाल इंपॉर्टेंट है, हमारे 51वें मुख्य न्यायाधीश अभी बने हैं, संजीव खन्ना साहब बने हैं। 50वें कौन थे? 50वें थे DY चंद्रचूड़ साहब थे। 51 नंबर के बने हैं संजीव खन्ना साहब बने हैं, जो कि 13 मई 2025 तक रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो कार्यकाल होता है वो 65 साल का होता है, ध्यान रखना आप लोग। हाई कोर्ट के 62 साल का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 60 साल का। अमेरिका में हालांकि अनलिमिटेड टाइम ही है, लेकिन भारत के अंदर 65 साल का कार्यकाल होता है, मतलब एज 65 साल तक की जो है ना इनका कार्यकाल रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा जरूर याद कर लेना चाहिए। किस मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2024 का खिताब जो है ना वो किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है किसने? संस्कृति तिवारी ने जीता है। हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी को फोटोवोल्टिक PV सोलर सेक्टर में सौर पैनल का पेटेंट मिला है? तो ये मिला है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको इसका पेटेंट मिला है। किस हरियाणवी एथलीट ने अमेरिका में मैराथन दौड़ में 2 पदक जीते हैं? तो ये जय कुमार शर्मा ने 2 पदक जीते थे। स्विस मिलिट्री हरियाणा के किस जिले में अपनी पहली पूर्ण स्वामित्व वाली विनिर्माण इकाई स्थापित करेगी? तो ये फरीदाबाद में करने वाली है 100% अपना विनिर्माण इकाई। NCERT फ्रॉम विच एप्लीकेशन वी कैन डाउनलोड NCERT बुक्स? तो दीक्षा एप्लीकेशन से कर सकते हैं। हरियाणा में पुरातात्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस विभाग ने प्राचीन संरचनाओं का संरक्षण और जीर्णोद्धार स्टार्ट कर दिया है? हरियाणा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और राखी गड्डी के अंदर एक म्यूजियम बन रहा है, हिसार में पड़ती है, ध्यान रखना वो साइट। चक्रव्यूह द एस्केप रूम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये आ सकता है पेपर में। चक्रव्यूह द एस्केप, इस परियोजना की शुरुआत हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने की है।
ये पता है क्या होता है, जो लोग नशे की आदत में लिप्त होते हैं ना, उनको बाहर निकालने के लिए एक चक्रव्यूह द एस्केप स्टार्ट किया गया है। चक्रव्यूह का मतलब होता है फंसाना। जैसे जो लोग नशे की लत में रहते हैं उनको नशा छुड़ाया कैसे जाता है, ऐसे सेंटर में जैसे मान लो चाय चीनी को मिक्स कर दिया, फिर उनको दे देते हैं, कहते हैं हाथ से चुग चुग के चाय के दाने अलग करो, चीनी के दाने अलग करो, बाल्टी भर के छोड़ देते हैं, चम्मच देते हैं, चम्मच से ही भर भर के जो है ना इस बाल्टी को पूरी को जो है ना वो टब में खाली करो। तो छोटे छोटे काम जो होते हैं इसमें बहुत ध्यान लगता है। तो उनको नशे की जो आदत होती है, जी कर रहा होता है बीड़ी पी लूं, सिगरेट पी लूं, शराब पी लूं, ये भांग खा लूं, अमल खा लूं, तो उनको छोड़ के उन चीजों पे ध्यान लग जाता है। फिर उनका चक्रव्यूह में फंसाना, ऐसे कुछ रूम तैयार किए गए हैं, चक्रव्यूह द एस्केप रूम। उस रूम में घुसेंगे यहाँ भूल भुलैया टाइप से, ताकि थोड़ा पजल रहे। दिमाग की तो सब कुछ है, दिमाग ध्यान हटा और चीजें आप लोग दूसरी में करने लग जाओगे फिर अपने आप ही। तो चक्रव्यूह द एस्केप रूम जो ना हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा जो ना ये स्टार्ट किया गया है, ये ध्यान रखना आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था हरियाणा के यमुनानगर के अंदर, ठीक है ना। चलो सर, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग यही क्वेश्चन करते हैं। आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, यमुनानगर के बारे में जितना आप डिटेल से लिख सकते हैं आज कमेंट में पूरा लिख देना। अब मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली क्लास के अंदर। अगर आप लोग मुझसे कंप्लीट पढ़ना चाहते हो, सीईटी की तैयारी करना चाहते हो, स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाओ, वहां पे प्रतिज्ञा नाम का एक बैच है, उस बैच को आप ले सकते हो अच्छे से। iOS यूज करते हो, एप्पल यूज करते हो, तो वहां पे सुनील बिश्नोई नाम का एप्लीकेशन है, उससे डाउनलोड करके आप जो है ना चेक कर सकते हो। अदरवाइज स्टार IQ एंड्रॉइड पे तो मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। चलिए सर, थैंक यू सो मच डियर, अपना ख्याल रखना। मैं मिलता हूं आप लोगों को अपनी अगली क्लास में, तब तक आप लोगों को अपना ख्याल रखना है, लगातार पढ़ाई करनी है। क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब आप कर ही सकते हैं, ठीक है। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच।